जय हिंद साथियों। आज हम साथ हैं कर्नल राजीव भरवन जी के, और आज हम उनके 21 साल के सर्विस के दौरान जो अचीवमेंट हैं, जो उन्होंने अपनी सर्विस में रहते हुए देश की सेवा की, उस पर चर्चा करेंगे। और आज जो वो लाखों युवाओं का भविष्य सुधार चुके हैं। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, जब गूगल करेंगे आप, तो सिर्फ कर्नल साहब लिखेंगे, उससे पहले सर का नाम आ जाता है। तो सर, सबसे पहले तो आपने देश को 21 साल दिए अपने जीवन के बहुमूल्य, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जय हिंद। जय हिंद। आपको भी लोकेंद्र जी, आपने मुझसे ज़्यादा सर्विस करी है, आपने 30 साल दिए हैं सेवा में से, तो आपको भी जय हिंद। थैंक यू सर। एक छोटी सी चीज़ और बोलूँ इससे पहले आप बोलेंगे। लाखों युवाओं का प्यार है, मैं मानता हूँ, और मैं अपने लिए मानता हूँ इट इज़ माई गुड लक कि लोग प्यार दे रहे हैं। लोग प्यार देते हैं तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता है सर कि वो लोग कह रहे हैं। बट इनफैक्ट जितना वो है उतना ही पागल मैं भी हूँ यूथ को लेकर के। सर, ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक ना, मैं ज़्यादा पागल उनसे ज़्यादा उनके पीछे। सर, ये आपका बड़प्पन है और ये आपकी अपने समाज के प्रति जो दायित्व है, आप उसे निभा रहे हैं, और ऐसा सबको करना चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से लोकेंद्र जी। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आपके 21 साल के सर्विस के दौरान, हाँ जी, ऐसी कौन सी एक घटना है जिससे आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती हो? सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है मुझे। जी सर। सबसे ज़्यादा संतुष्टि मुझे इस चीज़ से है कि कोई अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ, जिस जिस जगह रहा, चाहे नॉर्थ ईस्ट में रहा, JNK सेक्टर में रहा, है ना, UN में रहा, वो भी अबई और अपना सूडान में, साउथ सूडान में रहा, दिमाग पे पूरी तरह जोर डालने के बाद में भी याद नहीं आता ऑपरेशंस ऑब्लिक ट्रेनिंग, कि कहीं पे ऐसा कोई वाक़या हुआ, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जहाँ पे मतलब मेरे किसी इंडिविजुअल की, है ना, जान गई, या किसी को चोट लगी या खरोंच आ गई हो। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, है ना, सेटिस्फैक्शन, जिसके लिए हर रोज़ मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का, कि पीछे मुड़ के देखता हूँ तो छाती पे वजन महसूस नहीं करता कि किसी के घर से कोई बंदा गया या किसी को कभी चोट लगी। ट्रेनिंग थी, बहुत दबा के रगड़ दो सभी अच्छे से, चील दूंगा, है ना। चोट लगी, बंदों के अपेंडिसाइटिस और का ऑपरेशन है, कपड़े लपेट के खून से लथपथ है जी। बट फिर भी दौड़े उसके बाद में लोग 70-80 के, मरने फिर भी नहीं दिया किसी को, और बंदे ऐसे खड़े रहे, बिल्कुल चोट नहीं लगी किसी को, किसी की टूट फूट नहीं है, किसी की जान नहीं है। वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन, सबसे बड़ा मेडल, सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन यही है कि नींद अच्छी आती है। वेरी गुड सर। फिट है जब पीछे देखता हूँ, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आई लुक बैक, आई रिमेंबर एंड आई फील ग्रेटफुल टू गॉड। आज के दौर में, हाँ जी, एक रिफॉर्म्स का दौर चल रहा है। आए दिन सुनने में मिलता है कि सेना के अंदर ये बदलाव हो रहा है, सेना के अंदर वो बदलाव हो रहा है। ये जो सेना के अंदर बदलाव हो रहे हैं, हाँ जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? इसके अंदर क्या कहूँ? अभी देखिए, बदलाव की डेफिनेशन है ना, मैं कहता हूँ हमेशा है कि इंग्लिश में बड़ा अच्छा कोट है, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज ना, बी द चेंज। आप बदलाव लाना चाहते हैं, पहले खुद बदलाव बनिए। बदलाव हर आदमी चाहता है, बट बदलाव लाना बहुत कम लोग चाहते हैं, है ना। सबको चेंज चाहिए। मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, दो चीज़ें हैं, यू वांट चेंज और यू वांट टू चेंज। वांट चेंज सारे हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ मेरी बदलाव चाहिए, बट इफ़ यू वांट टू चेंज, उसमें आपको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। बदलाव की डेफिनेशन भी लोगों की अपनी है। कुछ लोग कहते हैं नए हथियार आ गए हैं, आगे सो वॉट, हथियार नहीं थे जनता के पास में भी, लट से तभी जनता लड़ी रही थी, फिर उसके बाद में और हथियार आ गए। आजकल तो बटन दबाओ, सेटिंग कर दो पोजीशन, बम उधर ही जाके करता है, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे, आज से 50 साल पहले भी वही हकीकत थी, आज भी वही है, 50 साल बाद भी बढ़ेगी। हथियार के पीछे जो बंदा खड़ा है, फ़र्क वो डालेगा। बटन सही टाइम पे दबाया, बटन सही जगह दबाया, गोली मारी तो इनोसेंट नहीं मरा, सही आदमी को ठोक दिया। सो इट इज़ ऑलवेज मैन बिहाइंड द मशीन। रिफॉर्म्स की डेफिनेशन मेरी ये नहीं है कि आपने ना भाई नए हथियार लेके आ गए, नई पॉलिसी बना दी, ठीक है, नई यूनिफॉर्म लेकर के आ गए। काबिलियत में क्या फ़र्क पड़ा, मेरा सवाल वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बोला भाई यूनिफॉर्म नहीं आ गई, ठीक है, अलग अलग नज़रिया है। एक नज़रिया ये भी हो सकता है देखने का कि यूनिफॉर्म नहीं आई। मैं कह रहा हूँ मेरी यूनिफॉर्म नई थी, बिल्कुल सही तरीके से कैरी करता था, अच्छे से पहनता था, फिजिकली फिट था, मुझे नई यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कहता नहीं, इससे गर्मी में आपको थोड़ा ठंडा मिलेगा, ठंड में आपको थोड़ी गर्मी लगेगी। फालतू बकवास है। फौजी आदमी हूँ, हड्डी खाल मजबूत बना के ट्रेनिंग है, दोनों मौसम में सही रगड़ा गया हूँ। यूनिफॉर्म जो भी दे दो, मेरी काबिलियत पहले भी ठीक थी, ये यूनिफॉर्म पहन के भी ठीक है, कल को नहीं आएगी उसमें भी करूँगा। बट व्हेन आई पास सम ऑर्डर में बोलूँगा कि यार ये बंदा जवान है। अब जब नई यूनिफॉर्म आएगी, मैं एक तो उसको सेरेमोनियल के लिए तैयार करनी पड़ेगी जी, एक उसको नॉर्मल मेंटेन ड्यूटी के लिए होगी, एक गार्ड ड्यूटी और किसी और के लिए। सो 2-3 पेयर जब तैयार करेगा, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेकिन कुछ तो लगेंगे, थोड़ा बर्डन तो बढ़ेगा। बर्डन तो पड़ा।
बट मैं ये जानना चाहता हूँ वो यूनिफॉर्म चेंज करने से, ठीक है, मैं मेरी सर्विस के दौरान 3-4 तो मैंने देख लिया, कभी अंदर हो जाती है कभी बाहर आ जाती है। इतना कन्फ्यूजन यूनिफॉर्म को लेके क्यों है कि भैया अंदर टक इन करना है, बाहर लूज छोड़नी है ना, बेल्ट ऊपर से बांधनी है नीचे से बांधनी है, क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, या तो पहन लो ऊपर से या नीचे से, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर नीचे, ऐसे कॉन्फिडेंस मेरा तो हिलता है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद में एक आदमी पहले मोटा था, ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज हो गई, उसके बाद में भी उसका पेट है वो ओवरवेट है, फ़र्क किधर पड़ा? पहले बीपीटी में फेल हो रहा था, अब यूनिफॉर्म चेंज होगी फेल अभी भी हो रहा है। यूनिफॉर्म जो भी हो मेरे लिए बंदा मैटर करता है। पहले यूनिफॉर्म थी मेरे को तब भी एक्सीलेंट में चाहिए था, यूनिफॉर्म नहीं आ गई अभी भी मेरे को एक्सीलेंट में चाहिए। हथियार है, पहले छोटा था बड़ा आ गया, पहले भी फायरिंग में फेल था अभी भी फेल हो रहा है, पहले भी उस हथियार के साथ में भी बुल में ठोक देता था अभी भी ठोक रहा है। बजाय रिफॉर्म्स की डेफिनेशन के लिए ना चेंज करने की जो डेफिनेशन है रिफॉर्म्स, मेरा वो है हर जगह आपको ऑफिसर चाहिए। क्यों चाहिए ऑफिसर? जेसू साहब है, जेसू साहब पार्टी ऑर्गेनाइज कराने के बजाय आप ब्रीफिंग में खड़ा कर दो। एक आदमी होता है, आपने भी देखा हो सर्विस के दौरान, कुछ आदमी होते हैं वो हर जगह ब्रीफिंग के लिए पाया जाएगा, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे जेसी हो चाहे और कोई और हो अहदेदार। मैं कहता हूँ आप इतनी काबिलियत पैदा कर दो कि हर जगह जवान खड़ा होकर ब्रीफिंग दे। जिस यूनिट में जवान ब्रीफिंग दे सकता है, सीनियर ऑफिसर को, जेसीओ को कौन रोकेगा, ऑफिसर को कौन रोकेगा? बट एक इंग्लिश बोलने वाला एक अच्छा है, वो हर जगह ब्रीफिंग में मिलेगा। क्यों? बीबीटी अगर आपने दौड़ानी है, बीबीटी के अंदर एडम इंस्पेक्शन के लिए कोई आता है, वो कहता है हम टिक मार्क करेंगे यूनिट में कौन कौन दौड़ेगा, और रैंडम कर देता है 30-40 की ये दौड़ेंगे। कई लोग होते हैं जो कहते हैं मोटे लोगों को छुट्टी भेज दो, मोटे लोगों की ड्यूटी इधर उधर लगा दो। वाई स्टेज मैनेजर? मैं कहता हूँ पूरी बैटालियन खड़ी है, पूरी बैटालियन दौड़ेगी, आपके साल भर था ट्रेनिंग की तैयारी कराने के लिए जी, तो 30 आदमी किस लिए? आप पूरे दौड़ाओ 1000 आदमी, रिजल्ट तो तभी निकल के आएगा कौन पास कौन फेल, कितनी तैयारी हुई है। 30 आदमी 40 आदमी है ना, कोई भी मैनेज कर लेता है। सही बात। रिफॉर्म वो है, अब काम करने का तरीका चेंज करो, मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के साथ में वो तो आई जाएंगी, नई तरह की गाड़ियाँ, नई तरह के हथियार, नई तरह की यूनिफॉर्म। बट रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि भैया पहले लोग कम खुश थे, लेकिन अभी हमने कुछ ऐसा माहौल बनाया है कि अब लोग ज़्यादा खुश हैं। पहले लोगों की परफॉर्मेंस थोड़ी कम थी, लेकिन अभी परफॉर्मेंस ऊपर गई है जी। दैट इज़ अ रिफॉर्म। यूनिट के अंदर भैया माहौल पहले थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन अभी तो भैया एकदम मस्त माहौल है, ठीक है। पहले भैया कंप्लेन करने वाले भैया फौज के अंदर अनॉनमस लिस्टिंग डालने वाले 100 लोग थे, आज की तारीख में एक है या एक भी नहीं है। वो है रिफॉर्म। आप देख लीजिए आपके टाइम के अंदर सर कितने केसेस आपने देखे हैं अपनी 30 साल के सर्विस के दौरान, जहाँ पे जवान खड़ा होकर के कंप्लेन करता था, ऑफिसर कंप्लेन करता था, आपने सुने? बहुत कम, बहुत कम। और आजकल भरमार है, भरमार है, वो फौज के अंदर रहते हुए भी और फौज के बाहर जाने के बाद में भी। पहले आदमी कंप्लेन नहीं करता था। पहले आपके टाइम में तनख्वाह कम थी, रिसोर्सेज कम थे। रिफॉर्म के नाम पे बैरक अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, चाहे ऑफिसर मैस हो कहीं पे भी हो, बट पहले से तो बेहतर ही है। मेरे पास तो जब मैं 3 महीने रहा, शुरू में जब पहुंचा यूनिट में बैरक में, तो लालटेन होती थी, बट खुश था मैं भी और मेरे साथ वाले भी जी, ठीक है। बट अब नहीं है खुश। पहले घर से चिट्ठी आती थी, चिट्ठी पहुंचते पहुंचते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। आजकल एक छोटी सी बात है, सीधा घर में जो बॉर्डर पे खड़ा है उधर जाता है फ़ोन कि भैया घर में ये इशू है, आदमी वहाँ पे सुसाइड कर लेता है। इसी पर मेरा एक क्वेश्चन था कि पहले हम एक महीना हो जाता था जब चिट्ठी को हमको जवाब मिलता था। हाँ जी। तब तक जिसने घर में बीमारी का जिक्र किया है वो ठीक भी हो गया, हमको तब पता चला। आज हमारे पास वो फैसिलिटी है कि हमको पल पल की खबर मिलती रहती है। हाँ जी। लेकिन आज हमारे बीच में डिप्रेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नॉट गुड। यस यस, दूसरा डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ्रेट्रिसाइड हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? बहुत सारे कारण हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ, अब मैं किसी भी लिहाज से देखता हूँ, मैं जब फौज में आया था और जिस दिन मैंने फौज छोड़ी है, बहुत फ़र्क देखता हूँ। पहले जब फौज के अंदर आए थे तो मैंने केस क्या आता था, जो केस होता था छुट्टी से आदमी लेट है, एक ही होता था। क्यों? उस समय फ़ोन नहीं थे, सब मैंने कोशिश की थी, फ़ोन नहीं मिला। यूनिट में कहीं फील्ड में बैठी है, कोई बात नहीं, तू लेट है भैया तो आ जा, तेरे को प्रसाद मिलेगा, ठीक है, एक ही होता था। दूसरा ये हो गया कि दारू पी के किसी एक आदमी ने, है ना, आदमी माता आ गई, उसने चमत्कार दिखा दिया, बोला कि भाई ठीक है भाई, तो वो लाओ उसके सामने, बड़ी तूने बदमाशी करी है, रगड़ दो। बाकी और तो मैंने कुछ सुना नहीं इससे ज़्यादा। आज की तारीख में तमाम तरह की वैरायटी देखता हूँ। पहले एक केस नहीं सुना कभी डिवोर्स का, आज की तारीख में दुनिया भर के केसेस हैं डिवोर्स के, अक्रॉस द रैंक है जी। ऑफिसर से लेकर जवान तक शुरू हो जाइए, दुनिया भर के केसेस हैं, फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस के लेकर के, है ना, अपना डिवोर्स के केसेस लेके। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं जी, सारी चीज़ें ज़्यादा पता हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। बहुत छोटी छोटी बेसिक्स हैं। पहले क्या होता था, सीओ होता था, मेरे पहले सीओ थे, गॉड ब्लेस, लेट जनरल रवि थोड़ गए जी। आज शेर आदमी थे सर। मतलब सीओ कभी एक बार ब्रिगेड में जाता था, कभी महीने में या 2 महीने में ना, तो लगता था हल्ला हो जाता यूनिट, भाई सीओ ब्रिगेड गए, कोई बहुत बड़ी बात हो गई है।
आजकल क्या होता है, सारे टाइम ब्रिगेड में ही रहते हैं, रूटीन हो गया। बीच बीच में कभी गेस्ट अपीयरेंस में यूनिट में आता है देखने के लिए, सारे टाइम कुछ कॉन्फ्रेंस में ही होता है। ग्राउंड पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले सीओ वगैरह का मैं देखता था वो सारे टाइम ऑफिस खत्म किया, फटाफट निपटा के आधे एक घंटे में फिर ग्राउंड पे होते थे। फायरिंग देखने जा रहे हैं, कंपनी में चले गए, इसको चलो इधर चलो। ऑफिस के अंदर कार्रवाई ज़्यादा होती है, ऑफिस के बाहर करना है। ये चेंजेस आए हैं पहले जी। आई एम नॉट सेइंग कि सारे ऐसा करते हैं, ओवरऑल माहौल ही ऐसा, किसको जिम्मेदार ठहराओ मालूम नहीं है ना। बट ऐसा भी नहीं कि सारे ऐसे हैं, बहुत लोग हैं जो ग्राउंड के ऊपर सॉलिड काम कर रहे हैं सर। बट कुछ ओवरऑल मैं बता रहा हूँ एक जेनरिक पिक्चर कि फ़र्क तो आया है सर। पहले कंप्लेंट्स बहुत कम होती थी, अभी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा है जी। है ना। पहले कंप्लेंट सुनी भी कम जाती थी, कोई प्रॉब्लम बताता था हाँ तो नहीं सब कुछ नहीं। पहले टाइम बहुत ज़्यादा था यूनिट में एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, है ना। चाहे इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन है, इंटर कंपनी कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं, अभी लोग बहुत गिनती के दिखाई देते हैं। सारे बाहर इधर उधर ड्यूटीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा हैं, लोगों की कंप्लेंट रहती है बहुत ज़्यादा। तो ग्राउंड पे लोग कम हैं पकड़ के अंदर। पहले बिल्कुल सारे बंदे जब बैठते थे सैनिक सम्मेलन से हो तो दिखाई देते थे कि हाँ भी फौज बैठी हुई है। आजकल सारे तेतर बेतर मिलते हैं, सेरेमोनियल्स ज़्यादा है। इसका मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी ज़्यादा आ गई है या एंगेजमेंट ज़्यादा आ गया है? एंगेजमेंट ज़्यादा है, कम कर सकते हैं हम लोग, करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। कमांडर देखिए फौज के अंदर मेरा मानना है गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स एंड ऑल फ्लोज फ्रॉम टॉप। सर। एक ओहदेदार अगर अच्छा है, चाहे वो CHM हो, चाहे सीनियर JCO हो, चाहे कंपनी कमांडर हो, कमांडिंग ऑफिसर हो, जैसे ऊपर जाते जाएंगे, जी। डिविजनल कमांडर हो, जो भी हो, एक हुक्म अगर ऊपर से अच्छा आएगा कई लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आएगा। ठीक है, एक पॉलिसी ऊपर से अच्छा आएगी, नीचे तक बहुत सारे अच्छे चेंजेस आएंगे। बट दिक्कत कहाँ पे आती है, बात तो एक ही बताई जाती है देखो, बट नीचे आते आते उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कमज़ोर हो जाता है। जी। जो आदमी एक्चुअल में बैठा है ग्राउंड पे, वो आदमी कैसे फ़र्क डालता है वो मायने रखता है। एक अच्छा CHM है तो भैया वो अपनी कंपनी के प्लेटून को मजबूत रखेगा, कंपनी को मजबूत रखेगा। एक सीनियर JCO कंपनी कमांडर मजबूत है तो वो अच्छे से देखेगा। मैं तो बहुत बेसिक सी चीज़ पूछता हूँ, मेरे को कोई मिल जाता है ऑफिसर या कोई भी आज के समय मैं भी ऑथराइजेशन स्केल का जवान के राशन का। जी। मैं लाइफ साइकिल क्या है कपड़ों की, जूतों की, बताना ज़रा कोई 3 आइटम। मैं तुम्हारे कंपनी के अंदर कितने वो हैं कंपस, ऑथराइज कितने हैं, सर्विसेबल कितने हैं, रिपेयर के लिए कितने हैं, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फंक्शनल कितने हैं, बताना ज़रा। मालूम नहीं। छुट्टी में कितने लोगों ने काटी यूनिट के अंदर में, तुम्हारी कंपनी के अंदर सबसे नया जवान कौन सा है, लेटेस्ट जो भी आया है, कम सर्विस वाला, और सबसे बुजुर्ग NCO कौन है, उसके घर में डिटेल क्या है, बताना ज़रा। किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, करने वाला करते हैं, मेरे से पूछ लो मैं बता दूंगा आपको पूरी बटालियन का। लेकिन आज बट जो नहीं अगर रखता ना तो उसको ही नीड टू थिंक, उसको फिर सोचना चाहिए। यहाँ पीछे से अगर किसी ने बोले जैन साहब तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आवाज़ से पता लगना चाहिए कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है। ठीक है। मैं अपने ऑफिसर को, कंपनी ऑफिसर को कैसे ट्रेन करता था, खुद को कैसे ट्रेन करता था, नंबर देखते थे बिल्कुल कि नंबर लिखा था। किसी को बोल रहे धन बहादुर तो मालूम है कि भैया अल्फा कंपनी में भैया 7 धन बहादुर है। जी। एक 71 है, एक 43 है, एक ये है कि ये है, वो ये नेपाल का रहने वाला है, दार्जिलिंग का रहने वाला है, ये भैया देहरादून का रहने वाला है। टिप्स पर रहते थे, नंबर से पता होना चाहिए 71 कौन सा है, 43 कौन सा है, 44 कौन सा है, 45 कौन सा है। ठीक है। और CHM की ड्यूटी लिखे, मैं भी तुमने नाम ये लिखा हुआ है, नंबर तेरा गलत नहीं लिखा हुआ। जी। सब गलती हो गया, मैं भी ठीक करता हूँ, कर यार ठीक है उसको। मैं भाई नंबर का हिसाब किताब ठीक रखा हुआ है, नाम तो दूर की बात है। जी। तो पता होना चाहिए। कमांड भी कर रहा था, मैंने कहा भाई स्टोर खोलना ज़रा, मैं दुनिया भर का ये रखे हुए कपड़े इशू क्यों नहीं किए, सब कोई लेने आया नहीं, ये बकवास मेरे को नहीं सुना, लेने नहीं आया। 2 घंटे टाइम दे रहा हूँ, इशू हो जाना चाहिए, जिसका जो आइटम है खाली चाहिए मेरे को, ये दिखाने के लिए नहीं है। जिसके जूते जाई जो है बांट दो फटाफट। ठीक है। जो रात भर काम करोगे बट मेरे को बटा वो चाहिए सामान पूरा। भाई जवान इस्तेमाल करेगा वो चीज़ नई तभी आएगी डिमांड में। आप पड़े पड़े यहीं कंडम कर दो, इशू भी मत करो, उसका फ़ायदा क्या होगा कलेक्ट करने का, है ना। इसी बदलाव के दौर में एक अग्निपथ स्कीम आई सर। अग्निवीर। अग्निपथ के तहत अग्निवीर भर्ती होना शुरू हुए सर। हाँ जी। अब सोशल मीडिया पर जगह जगह अग्निपथ का काफ़ी इस स्कीम का विरोध हो रहा है। कुछ इसके फेवर में बोल रहे हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में हैं। इसमें कई कोर्ट में केसेस भी गए हैं अग्निवीर को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों का भर्ती होने का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका था और लास्ट में उनको कॉल भी नहीं किया गया। और हमारे पूर्व सेना प्रमुख ने भी अपनी एक बुक में इसका जिक्र किया है। इसके ऊपर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने किताब पढ़ी नहीं, उन्होंने क्या जिक्र किया, आई डोंट नो अबाउट इट सर। ठीक है। बट मैं ये कहता हूँ कि जब आप चेयर में हैं और आप किसी चीज़ में डिफरेंस कर सकते हैं, आप ले लीजिए डिसीजन उस समय। बाद में कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं किसी चीज़ का। आप मुझसे पूछ लीजिए, मैंने कोई काम करना नहीं करना अभी बता दूंगा, नहीं करना मतलब नहीं करना। जी सर। बाद में जिक्र करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। करेक्ट सर। अब अभी पूछ लीजिए मुझसे, कारण हो, मैं हमेशा बोलता हूँ नो रीज़न इज़ अ गुड रीज़न। जी। ठीक है। मैंने करना है तो मेरे पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, नहीं करना तो भी उसके लिए एक रीज़न होना चाहिए।
कोई भी चीज़ हो, बदलाव जैसा भी हो, लोगों की अच्छी बुरी ओपिनियन हर एक चीज़ पे रहेगी। सर। लोग कहीं रिश्ता करने जाते हैं, बताते नहीं ये लड़के में कमी है, ये लड़के के बारे में ऐसा सुना, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की ऐसे है, लड़की वैसे है। एक नॉर्मल रिश्ता कायम करने जाते हैं, वहाँ से लेके कोई चीज़ खरीदते हैं, नहीं जी ये जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसकी वारंटी ख़राब हो गई, इसके तो रिव्यू ठीक नहीं है। अब जाइए नेट पे, होटल से लेकर किसी चीज़ पर रिव्यू आपको अच्छे बुरे दोनों मिलेंगे, सब मिल जाएंगे सर। दिस इज़ ह्यूमन नेचर, है ना। कोई चीज़ अब है ना फिक्स ऐसी चीज़ बताइए लाइफ में जिसमें लोग सिर्फ बोलते हैं कि अच्छा है, कोई भी एक ऐसा आदमी या कोई ऐसा इशू, दोनों पहलू होते हैं, हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। कुछ कमियां आप में भी निकलेंगी, तेरी कमियां मेरे में भी निकलेंगी, एक आधी अच्छी चीज़ मेरे में भी है, 10 अच्छी चीज़ आप में भी निकलेंगी। पॉलिसी है ना, कभी ना कभी चेंज होता ही है, संविधान तक में लोग चेंज कर रहे हैं, जी ठीक सर। है, तो ये पॉलिसी है। मैं तो सिर्फ इसमें ये कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि ये पॉलिसी, या कहना चाहूँगा कि पॉलिसी अच्छी है बुरी है, ठीक है। कोई इसमें भी बोलेगा कि नहीं सर ये तो पॉलिटिशियन टाइप व्यू हो गया, कोई बात नहीं, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी ओपिनियन बना लीजिएगा। जी सर। मैं ये जानता हूँ ये फौज भैया जो है वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है सर। जो अपनी खुशी से आना चाहता है वो आए, जो नहीं आना चाहता ना आए। मेरे पास रीज़न था, मैं आना चाहता था, मेरे को नशा था फौज में आने का, मैंने कोई रीज़न नहीं देखा। फौज में मैं आपको बता रहा हूँ, निकालना चाहूँ तो 1000 गलतियाँ निकाल सकता हूँ, बट क्यों निकालूँ। आप फौज में नौकरी करके आए, आप में कमी हो सकती है, मैं करके आया हूँ, मेरे में कमी हो सकती है, बट फौज आपसे, मेरे से और हमारे जैसे और तमाम भाई बहन हैं, ठीक है, जो जवान भी हैं, जो यशु साहब भी हैं और ऑफिसर भी हैं, हम लोगों ने बनाई फौज। जी सर। 2 आदमी 10 आदमी या 4 आदमी खराब हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं हो सकती, कभी नहीं। फौज तो अच्छी है, जब हम थे तब भी रोजी रोटी दी, जब घर आ गए तब भी हमारे घर में 4 पैसे देती है फौज, मेडिकल सुविधा भी देती है। किस लिहाज से आप फौज में कमी निकाल सकते हैं भाई। आपके एक्सपीरियंस बुरे हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको आपका भैया जो अधिकारी है ऊपर अच्छा ना मिला हो स्वभाव से, आपके जूनियर आपको गलत टकरा गए हों, ठीक है, बट सिर्फ ये तो नहीं है ना कि फौज खराब है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो किसी चीज़ को ये बोल देना अच्छा बुरा है ना, इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं कहता हूँ आप अच्छा बुरा जो भी है, बजाय 4 लोगों को बताने के, आप खुद डिसाइड कीजिए अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए। मैं कोई मॉरल कस्टोडियन नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे देश को बताऊँगा या लोगों को बताऊँगा फौज में जाइए या मत जाइए। जी। मैं बता सकता हूँ, मैंने फौज में भैया जी कर खुल करके ज़िंदगी दी, आज की तारीख में जैसा हूँ क्रेडिट देता हूँ, फौज ने मेरे को कुछ बनाया, ठीक है, एक पहचान दी, बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिली, दुनिया भर के लाइफ लॉन्ग मेरे को अच्छे दोस्त दिए, है ना, इतने मजबूत जवान मेरे साथ में रहे, मैं उनके साथ में रहा। इट्स ऑनर टू सर्व इन द यूनिफॉर्म। जो मेरा शौक था, जो मेरा पैशन था, वो मैं पूरा कर पाया, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, तो इसलिए मैं कभी गलत नहीं बोलूँगा। स्कीम अगर थी तो दुनिया भर के लोग हैं, रात रात में स्कीम नहीं बनती जी। अगर इतने सारे लोग हैं फौज के अंदर, तो फिर उसको क्यों अप्रूव किया आपने, और अगर अप्रूव होगी है तो एक बार ट्राई करके देखो, फिर जब चीज़ आ गई, फौज तो हुक्म पे चलती है, ठीक है। अब उसका चाहे आप अखबार में लिखते रहिए चाहे किताब में लिखते रहिए, ऐसा है वैसा है, कोई चीज़ मायने नहीं रखती, जो चीज़ एक बार ग्राउंड में एग्जीक्यूट हो गई तो हो गई। आप देख लीजिए, आपको उसमें फ़ायदा दिखाई देता है, कंटिन्यू आपको अच्छा नहीं लगता, आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, आप खुले मन से जाना चाहते हैं, कुछ सर्विस करना चाहते हैं, प्लीज़ जाइए, फौज को ज़रूरत है आप जैसे लोगों की। आप उसमें कमी ढूंढते हो, लेकिन अपनी है ना नौकरी ढूंढ रहे हो और आप जाके कमियां भी निकालोगे, फिर मत जाइए। सर। कोई भी काम करो, मतलब खाना भी अगर खा रहे हो, खुश होकर खाओगे तो तन को मन को लगेगा, बट खाने में 4 कमियां निकालोगे, खा भी लोगे ना सर, वजन बढ़ेगा या फिर शरीर कमज़ोर ही रहेगा, निकलेगा कुछ नहीं। सर यहाँ मुझे एक और जिज्ञासा जानी आपसे कुछ जानने की। हाँ जी। कि सेना के अंदर जब तक हम जॉब कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, जेसीओ हो या जवान हो, जॉब करते हैं, जैसे ही जॉब से बाहर आते हैं फिर वो कोर्ट केसेस में चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं, उसी मुद्दे पर जॉब में रहते हुए आवाज़ नहीं उठाते। इस अगेन इंडिविजुअल चॉइस है ना। आदमी में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फौज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फौज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो रीड गेट डी है एक्चुअली, है ना। किसी की बहुत मजबूत होती है, कुछ भी आ जाए, सीनियर आ जाए, जो भी आ जाए, बात सही है तो सही है। जिसकी थोड़ी हिली हुई है, कमज़ोर है, वो कभी अपनी ज़रूरत के मुताबिक दाएँ भी खिसकती है, कभी बाएँ भी खिसकती है, कभी थोड़ी आगे भी झुकती है, और ज़रूरत के मुताबिक सीधी भी खड़ी हो जाती है। तो ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। जब चीज़ आपके सामने है और आपको लग रहा है गलत है, आपने नो क्यों नहीं बोला। जब ना फील्ड मार्शल मानिक शाह बोल के भी गए थे जी, यस मैन किसी का नहीं है। जो आदमी ऑर्गेनाइजेशन के लिए समर्पित नहीं है, वो है ना अपने लिए सोचने में क्या टाइम लगाएगा। आप जब अंदर थे आपके पास चांस था भाई, सेम दाल रोटी मिल रही है, प्रमोशनल एग्जाम है, चाहे ऑफिसर हो। मैं भी कह सकता हूँ कि यार मेरे को और ज़्यादा आगे जाना चाहिए था, मुझे और नौकरी करनी चाहिए थी, कल को कोर्ट केस करूँ, बट क्या फ़ायदा। जब मौका था तो मेरे को और ज़्यादा बेहतर कर लेना चाहिए था। वैसे भी ऐसा स्ट्रक्चर है फौज का, हर आदमी है ना चीफ नहीं बन सकता, एक ही आदमी बनेगा, है ना। कुछ लोग उसके नीचे होंगे, आते आते बेस चौड़ा हो जाएगा।
आपके जब मौका है प्लीज़ आप अपनी काबिलियत सिद्ध कीजिए, है ना। कोर्ट केस वगैरह में जाकर के मुझे लगता है ना हम अपने ऊपर ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं कि एक आधा केस जेन्युइन भी हो सकता है, बट हर चीज़ के लिए कोर्ट में ही जाओगे तो आप इतने साल नौकरी करके आए, आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है, आपके पास मौका था आप कुछ अच्छा प्रूव कर लेते। कई लोगों की पेंशन रुकी हुई है, या पेंशन ऊपर नीचे हो रही है, लेट हो गई है, कम आई है, ज़्यादा आई है, वो जेन्युइन केसेस हैं, आपको जाना चाहिए जी। ठीक है। लेकिन प्रमोशन को लेकर के आप सिविल में जा रहे हो, वो तो मेरे को समझ में नहीं आता। भाई किसी तरह का प्रमोशन हो, कार्डर होते हैं जी, आपके प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, आपको मौका दिया जाता है और सिस्टम बड़ा फेयर है। मैं खुद भी रहा हूँ हिस्सा, उसमें देखा जाता है पूरा कि भाई इंडिविजुअल ने कितनी नौकरी करी है ना, हार्ड फील्ड में कितना किया, कौन सा मेडल मिला हुआ है, इनकी रिपोर्ट्स कैसी हैं, सारी चीज़ ओवरऑल देखी जाती है। पूरा पास्ट रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही हाँ जी। तराजू पे तुलता है बंदा, और तब जाके आगे का प्रमोशन निर्धारित ठीक होता है, कई बार क्या वो देखते हैं कि सर मैं ज़्यादा मजबूत था, ये आदमी यस मैन है, हमेशा यस यस बोल करके गया है, बट अब ये इंडिविजुअल चॉइस है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अच्छी बुरी चीज़ ऊपर से आती है, सामने बैठा हुआ है, और ये बहुत बड़ा इश्यू है लाइफ में। कुछ भी करो आप, लेकिन एक गलत आदमी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये ज़रूर कहूँगा। जी। जो आदमी कमज़ोर है, जिसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, जो काम नहीं जानता लेकिन काम की चिंता करता है, और चिंता की ना फिक्र हर जगह करता है, जिक्र जैसा बहुत काम है, मैंने ये किया वो किया, तो एक आदमी जो ऊपर बैठा उसको दिखना चाहिए कि ये आदमी चापलूसी ज़्यादा करता है, हर चीज़ में हाँ बोलता है लेकिन काम नहीं करता, ठीक है। दूसरा आदमी है कि ये थोड़ा कड़क आदमी है, बोलता नहीं साहब ये गलत बात है, साहब ये हक में नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको एडवाइस सही दे रहा है। ऐसा आदमी ग्राउंड पे हमेशा काम आएगा लास्ट में। बट कई बार क्या होता है, किसी को पसंद नहीं आता रवैया कि यार ये बहुत मुंह पे बोल देता है चीज़ें, कोई नाराज़ हो जाता है, रिपोर्ट में रगड़ देता है, वो तो खैर गलत है, बट उसका इलाज वही, इतने सारे लोग हैं। फौज जो है इट इज़ ए पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेम ट्रेनिंग मिलती है हर एक को, बट स्वभाव है वो अपना खुद का है। कोई आदमी है ना जल्दी में डर जाता है, कोई आदमी है ना बहुत मजबूती से खड़ा रहता है, प्रॉब्लम आती है तो कोई आदमी सीनियर के सामने हमेशा बिल्कुल झुका रहता है, कुछ साथ में साफ बात करता है, कोई गलत काम कर देता है, कोई हमेशा अच्छी चखलाई को पकड़ के चलता है, कोई लोगों को अपने साथ लेकर के चलता है, कोई डरा करके भाई मैं सबका बॉस हूँ, वो ऐसे चलता है। तो ये तो हर जगह मिलेंगे, इस तरह का माहौल आपको फौज में मिलेगा, सिविल में मिलेगा। पर्सनालिटी ओरिएंटेड है, अगेन इंडिविजुअल गलत हो सकता है, फौज गलत नहीं हो सकती। मांगने से कुछ नहीं मिलता, कमाना पड़ता है, बिल्कुल सही कहा सर। स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक युवा फौज में भर्ती होता है, हाँ जी, और जब वो सर्विस करके बाहर आता है, हाँ जी, तो उसकी लाइफ में क्या बदलाव होता है, कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए मैं तो वही कहूँगा, अगेन अच्छे बुरे दोनों तरह की चीज़ें हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें हैं। आदमी 20 साल 30 साल नौकरी करके ना, फौज का एक अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छे साल जो हैं वो फौज को समर्पित किए हैं, देश को समर्पित किए, एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। फिजिकल शेप बन घर आता है तो अपने परिवार के साथ में टाइम मिलता है, माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बहुत बड़ा बेनिफिट है। आने के बाद में आपको चिंता नहीं है, भाई कोरोना आए चाहे जो भी आए, सिविल के अंदर आदमी की लाइफ पूरी ख़राब हो गई, लोगों के बिजनेस ठप हो गए। आप चाहे फौज में सर्विंग है चाहे रिटायर्ड है, लेकिन आप आ गए हैं, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, आपको लुक आफ्टर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। आपके घर में है ना, आपकी पेंशन आ रही है, ठीक है, आपका घर चल रहा है, बहुत अच्छा चीज़ है, बदलाव है। आप पूरी ज़िंदगी अपने काम की, आप थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर लेकिन लोगों को है कि पेंशन जो है वो उतनी भी पर्याप्त नहीं होती कि आप आने के बाद में पूरा परिवार नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे चला सकें। तो आपको एक नई नौकरी भी तलाश नहीं होती है अपने लिए, कि फौज है ना जल्दी यंग रिटायर कर देती है, इतनी एज में इस रैंक तक नहीं पहुँचे तो आप सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। बट बाहर आकर के फिर आदमी है ना नई नौकरी ढूंढता है, फिर वो नौकरी और जो फौज का माहौल है उसके हिसाब से वो चीज़ नहीं मिल पाती बहुत लोगों को, तो बहुत लोग दिक्कत महसूस करते हैं। अब बोल रहे थे ना रिफॉर्म्स के, रिफॉर्म्स यहाँ लेके आना चाहिए, इधर ऐसी जगहों में। करेक्ट। यूनिफॉर्म की जगह ना यहाँ रिफॉर्म आना चाहिए। मेरा बंदा है, मैं अगर जाता था तो मैं 6 महीने पहले पूछता मैं भी तो क्या करेगा रिटायरमेंट कर, सब कुछ सोचा है, बट पूछता था उससे क्या करना चाहता है, सर होटल खोलूँगा, ज़मीन है, नहीं साहब, देखी है, नहीं साहब, तो इस बार छुट्टी में देख करके आना, बताना, होटल खोलेगा मैं तेरे को बताता हूँ तू कैसे उसमें ऐड कर सकता है 4 चीज़ें। जी। आप क्या करना चाहते हो सर, सोचेंगे, अभी तो सब आराम करेंगे, अब आराम करोगे फिर आराम ही करते रहोगे। जाने से पहले उनका रिज्यूमे बना होना चाहिए। मैं सेंटर एडजुटेंट था बीच में एक बारी फॉर्निंग GTC में, तो मैंने वहाँ पे देखा कि मैं इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक वेबसाइट देखी मैंने इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे ना स्टेट वाइज वैकेंसीज क्रिएट होती हैं जवानों के लिए, GSO साहब के लिए जो आते हैं, बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन एंड पूरा एजुकेशन NCO और GSO को बिठाया। मैं अभी देखो पहले एक बना के दिखाया कि मैं इसमें अंग्रेजी में चेक करूँगा, उनकी एक अच्छी फोटो लगाओ, बिल्कुल टाई के साथ में, बिल्कुल स्माइल करते हुए हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में, और फिर उसके बाद में जो रिज्यूमे बनाओगे वो ऐसे बनाना है। फिर जितने लोग आते थे पेंशनर उनको समझाता था मैं, देखो ऐसे 2 तरीके हैं, पहला आप बाहर जाके कंप्लेन करेंगे सब कोई जॉब नहीं है, सब क्या करें, सिक्योरिटी गार्ड बिल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, मैं मत करो, आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो बट उसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा होमवर्क। तो उनका एक रिज्यूमे बनाता था, मैंने कहा जैसे आप बनाइए अपना रिज्यूमे, तो उसने लिखा साहब फौज में MT में ड्राइवर था सर, मैं, ये आपका 1 लाइन का रिज्यूमे और आपको नौकरी भी चाहिए। गजब यार,
भाई बाहर तो ऐसा है, चमत्कार है तो लोगों को विश्वास का है, चमत्कार नहीं दिख रहा तो ये कोई नहीं करेगा। मैंने अगर आपकी जगह मैंने लिखना होता ना तो मैं इसको कैसे लिखता। आपने जो ये फोटो लगा दी नॉर्मल सी, मैं एक अच्छी फोटो लगाता जहाँ आपका प्रॉपर हेयर कट है, स्माइल क्या कॉन्फिडेंस से आप लगा रहे हैं। फिर उसके बाद में मैं लिखता कि फ़ौज के अंदर भैया मैंने 30 साल नौकरी करी या 25 साल नौकरी करी, 25 साल नौकरी करी, जिसके अंदर मैंने भैया गाड़ी का है ना ड्राइवर से ड्यूटी शुरू की थी और गाड़ी के कमांडर तक की ड्यूटी करी, जिसके अंदर मैंने भैया ये 10 तरह की गाड़ियाँ चलाई हैं। जिप्सी चलाई है, जोंगा चलाई है, जीप चलाई, 2.5 टन चलाया, एमटी चलाया, बस चलाया, ये चलाया। ये तमाम तरह की गाड़ियाँ चलाने का मेरे पास लाइसेंस है और उससे ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है। 30 साल के करियर के अंदर मैंने इतने 1000 किलोमीटर गाड़ियाँ चलाई हैं और मेरा इतना क्लीन रिकॉर्ड है कि आज तक एक एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा। माइनर और मेजर दोनों तरह के अपने रिपेयर करने हैं तो उसके लिए मैं टेक्निकली कोर्स क्वालिफाइड हूँ और काबिलियत रखता हूँ। ड्यूटीज़ करने के साथ में मैं ओवरऑल लॉजिस्टिक और इसका इंचार्ज रहा हूँ एज ए इंस्ट्रक्टर, जहाँ पे मैंने इतने लोगों को, इतने 100 इतने 1000 लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिसके अंदर ऑफिसर साहिबान भी हैं, जीसीओ साहिबान भी हैं और जवान भी हैं। भाई खुद तो आता ही है, इन लोगों को ट्रेनिंग भी करी है, मेरे में इंस्ट्रक्टर वाली क्वालिटीज़ भी हैं। इसके सिवाय मैं वीवीआईपी ड्यूटीज़ में रहा हूँ, जहाँ पे मैंने 4 स्टार जनरल और 3 स्टार जनरल का अपना ड्राइवर रहा हूँ, ठीक है, और उनके साथ में रहा हूँ। तो मुझे वीआईपी को कैसे हैंडल करना है उसकी जानकारी मैं रखता हूँ। गाड़ी के अंदर कैसे होना चाहिए, रूट मैप लगा होना चाहिए, गाड़ी जाने से पहले ये होना चाहिए, गाड़ियों का इंस्पेक्शन कराना, ठीक है, उसकी प्रिपेयर्डनेस फिटनेस मेंटेन रखना मुझे आता है, ठीक है। और मैं ओवरऑल एमटी का चार्ज था, साल में 2 बार ऑडिट कराता था गाड़ियों का, टेक्निकल इंस्पेक्शन, उनका फाइनेंशियल इंस्पेक्शन, रिपेयर्स, ये सारी चीज़ मेरी जिम्मेदारी होती थी। उनकी रिपोर्ट बनाने से लेके फीडबैक सारा कुछ मैं साल भर मेंटेन करता था। मैं अब इस तरह से लिखो। इसके सिवाय गाड़ियों के सिवाय मैं पर्सनल और सपोर्ट वेपन में ये हथियार है ना क्वालिफाइड हूँ, मुझे ट्रेनिंग दी गई है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। इसके सिवाय मैं हिंदी और इंग्लिश का बेसिक जानकारी रखता हूँ और मेरे को एक एडिशनल लैंग्वेज नेपाली आती है जी। मैं अब लिखो, अब रिज्यूम में मैं देखता हूँ कितने लोगों को ऐसा ड्राइवर नहीं चाहिए। फिर आप लिखो इसके अंदर मैंने राजस्थान में भी चलाया हुआ है ना, ग्लेशियर में भी चलाया है, जंगल टेरेन में भी चलाया है और मिलिटेंसी वाले इलाके में भी गाड़ी चलाई है। हिंदुस्तान में कितने ऐसे ड्राइवर हैं जो इस तरह का तजर्बा रखते हैं, जिन्होंने वीआईपी से लेकर है ना ट्रेनिंग दी है और हर तरह के टेरेन में चलाया है, हज़ारों किलोमीटर गाड़ी चलाई है, आज तक कभी कंप्लेन नहीं करी और क्लीन रिकॉर्ड है। नहीं है। मैं कैसा लग रहा है रिज्यूमे? कह रहा साहब मुझे तो लग रहा है ये रिज्यूमे पढ़ के कि फौज मेरी वजह से चल रही थी। मैं तो ऐसा ही है, फौज तुम्हारी वजह से ही चल रही थी। प्राइड लो अपने अंदर। साहब मुझे नौकरी नहीं है, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। डोंट ट्राई भाई, डोंट क्राई, ट्राई, कोशिश कर। मैं रिज्यूमे डाल और देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट। 48 घंटे के अंदर एक आया, मैंने बात करी, मैं ओके, मैं कैसी लग रही है ड्यूटी, 6 महीने बाद उसे आया, मैं कहाँ भी उसको वाइस चांसलर का वो बना ड्राइवर इन वन ऑफ द वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी। मैं भाई दाई कैसे चल रही नौकरी? बोलो साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत गजब की नौकरी है। मैं क्या करता है? बोलो सब चला तो गाड़ी रहा हूँ। मैं कैसे? बोला अच्छा ड्रेस कोड है सब, फौजी आदमी हूँ तरीके से, बिल्कुल जॉइंट साहब, गेट खोलता हूँ, वो आते हैं बड़े अच्छे से बात करते हैं, वो इज्जत करते हैं। यार आपका बड़ा, मैंने देखा था रिज्यूमे, आप तो बहुत क्वालिफाइड हो, हथियार चलाना, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, इंस्ट्रक्टर भी रहो, इतनी गाड़ियाँ चलाई हैं। आई हैव टू फील फॉर्चुनेट कि आप जैसे बंदा भी मेरा साथी, आप मेरी गाड़ी चलाएंगे। कैसा? घर से यूनिवर्सिटी तक का 2 किलोमीटर का रास्ता है। एसी में आता हूँ, उसके बाद वेट करता हूँ यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर रहते हैं, अपना रूम में बैठे हैं, एसी लगा हुआ है, वापस 2 किलोमीटर, दिन में 4 किलोमीटर चलाता हूँ गाड़ी। और मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन 10 साल पहले। मैं तनख्वाह तो सब 40,000 मिल रही है मेरे को, है ना, साथ में थोड़ा उनका पर्सनल अपना चला लेता हूँ गाड़ी कभी कभी। मैं खुश हूँ, बोलो बहुत खुश हूँ साहब, प्रॉपर इज्जत है, बट मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा जोर लगा एक रिज्यूमे बनाने के लिए। पहले तो उस इंडिविजुअल का एहसास दिलाने में कि आप नॉर्मल सिपाही नहीं हैं, आपने बहुत कुछ किया, बट कितने लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं। सेंटर में जाते हैं, एक पेंशन ड्रिल होती है, बैठा डॉक्यूमेंटेशन चेक किया, एक एक ड्रिंक लगाए, जय हिंद करा, निकल गए समोसा परेड करके। क्यों? अब बना लो रिज्यूमे। अब थोड़ा सा उनको इंग्लिश में एक्सपोजर दीजिए बात करने का सर, ठीक है। अब उनको बताइए कि बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर में हाथ, जिसको देखो फायर सेफ्टी का कोर्स करा देता है, जिसको देखो एक सिक्योरिटी का एक कोर्स करा के एक सर्टिफिकेट पकड़ा देता है। कागज़ की कोई वैल्यू नहीं मानता मैं। अब पैसे देके भी ले लीजिए, 1000 रुपये में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। एवरीवेयर द सेम थिंग इज गोइंग ऑन जी। ये चीज़ मैं 10 साल पहले कर पा रहा था, आज क्यों नहीं कर पा रहे लोग? मैं हर जगह तो नहीं हो सकता, बट तरीका बता रहा हूँ, मैंने तो कर लिया था भाई। जितने लोग नौकरी करना चाहते हो भैया, तरीका बता दूंगा, करके दिखा दूंगा, उसके बाद खुद करोगे और ओके रिपोर्ट दोगे, सब कर लिया, नहीं करा मुक्का मारूंगा छाती के अंदर, एंड पीपल हैव डन इट। तो ठीक है, आप समझते हैं कई बार नौकरी के लिए निकलना ही पड़ता है। आपको जो नौकरी आपकी हैसियत के हिसाब से नहीं दे रहे, काबिलियत के हिसाब से, आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं जब आया था, आई डोंट वांट टू नेम द बेस्ट ऑफ द ब्रांडेड कंपनी, ग्लोबली नोन फेसेस हैं, दे ऑफर्ड मी कि सर आपको 30,000 रुपये थोड़ा कल साहब शुरू करते हैं, कैसा रहेगा? ओके और कुछ, एंड आप यहाँ पे आके 1 BHK का एक छोटा सा ले लीजिए, संडे हम देखेंगे कैटर कर सकते हैं। हो गया आपका? हो गया। फिर मैंने बताया था, मैं सी
नौकरी पहली बात तो मैंने मांगी नहीं आपसे, आपने मेरे को अप्रोच किया। आपको मुझ में क्या दिखाई देता आई डोंट नो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, पैसा ज़रूर होगा आपके इसमें, ब्रांड ज़रूर है। ब्रांड तो मैं खुद को कंसिडर करता हूँ जी। एटीट्यूड लिया दिया आपका छोड़ दो, एटीट्यूड मैं अपना कैरी कर लूँ, वही बहुत भारी बात है मेरे लिए। एटीट्यूड डरी है ना, आई विल कैरी, है ना, फौज ने मेरे को दिया है, काम करना जानता हूँ, ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, एटीट्यूड मैं कैरी करूँगा, नॉट यू। मैं आपको बेसिक पे तक नहीं पता जवान की और ऑफिसर की, एंड यू आर टेलिंग मी 30,000। पैसे की बात नहीं है, फ्री में काम करता हूँ हर महीने बहुत लोगों के लिए, ठीक है, और पैसे देता हूँ, दूसरे काम करके अपनी जेब से पैसे देता हूँ कि काम भी कर दिया, लो पैसे भी लेके जाओ। बट मेरे को इतना एटीट्यूड कोई नहीं दिखाएगा, आई नॉट एक्सेप्टेड। वाई यू एक्सेप्ट, है ना, सब स्टैंडर्ड। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि एक वो बंदा चाहिए था कोई सिक्योरिटी के लिए, पर्सनल गनमैन उनका। मैं इतना फालतू है नहीं जवान मेरा जी। मैं 1 लाख रुपए दे सकते हो? बोल नहीं, मैं कमाल है, 24 घंटे तुम बोल रहे हो फ्लाइट से भी ट्रैवल करेगा मेरे साथ, ये भी करेगा, भाई इतने बड़े आदमी हो, 1 लाख रुपये नहीं दे सकते? मैं तुम्हारी जान 1 लाख रुपए की भी नहीं है, मैं तुम्हारे को 20,000 में एक बंदा चाहिए जो तुम्हारे पीछे हथियार लेके घूमेगा चारों तरफ। मेरे तो बहुत बार आते हैं फ़ोन और मैं दबा के धोता हूँ उन लोगों को। मैं 20,000 से ज़्यादा वैल्यू, 1 लाख रुपए की वैल्यू है मेरे जवान की। मैं किसी को रेफर तब करूँगा वैन, है ना, ही टेक प्राइड। आप भाई इतने अमीर आदमी हो, फ्लाइट में कवर ट्रैवल करोगे हर जगह, आपको बंदा चाहिए ना, बंदा मिलेगा, बट आर यू रेडी टू पे हिम हिज ड्यू? जी। आपकी जान बचाने के लिए वो अपनी जान दांव पे लगा दे और आप बोल तो 20,000। मैं 20,000 में गेट कीपर कहीं और ढूंढना, नेवर गिव मी अ कॉल। चाहिए तो मैं बंदे का नाम बता सकता हूँ, बट वो उतनी काबिलियत रखता है जहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम इतना आपको देना पड़ेगा। नहीं दे सकते मत दो, मैं कभी रेफर नहीं करता किसी को। सही बात है सर। हाँ? मैंने जॉब की कमी नहीं, बट थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना, और ये यूनिट में भी होना चाहिए काम। सिर्फ एक झंडे लगा के एक आते हैं, 4 फोटो कहते हैं कि अच्छा आप रिटायरमेंट जा रहे हैं, गोल्डन जुबली में आना, थोड़ा ध्यान रखना, ये कोई ड्रिल है? सर मेरे पास में जो रिटायरमेंट जाता था, सोफा लगाता था बीच में यहाँ पे ऊपर स्टेज पे। आपने 30 साल सर्विस करी, आप बता देना आपने देखी थी ड्रिल। स्टेज पे बैठता था शिव के साथ में, मैं बैठ इधर, सोफा लगाता प्रॉपर राजा जी टाइप। मैंने कहा नॉर्मल चेयर लगाओ मेरे लिए, I'm okay with that, बट सोफा लगा के प्रॉपर फूल वूल डाल के मैं बैठिए, चाहे वो कुक हो, चाहे वो हवलदार गुरजी से, चाहे एनशो में, आप यहाँ बैठिए। मैं 30 साल में पूरा मैं जो है किया बताएगा। एडजुटेंट पढ़ता था खड़े होकर के कि 30 साल पहले ये यूनिट के अंदर आए थे, इन्होंने भैया यहाँ से ज्वाइन किया, भर्ती क्लियर करके सेंटर में जब आए थे तो उन्होंने ये करी, फायरिंग के अंदर बहुत अच्छा इन्होंने किया, इस चीज़ में इनको ट्रॉफी मिली थी। यूनिट के अंदर आए, इन्होंने ये ओहदे संभाले हैं, CHM की ड्यूटी करी, CQMH कंपनी में ये वाली ड्यूटी करी, वो ड्यूटी करी, लोगों को बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खिलाया, अच्छा खाना खिलाया, आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई, है ना। इन्होंने ये कोर्स किया, उस कोर्स में ये किया है, इन्होंने सियाचिन में एक टेन्योर काटा है, इन्होंने वहाँ पे वो टेन्योर काटा है, इतने इन्होंने जंप किए हैं, है ना, और इस कोर्स के अंदर बेस्ट स्टूडेंट लेके आए थे। आज जितनी सर्विस करके घर वापस जा रहे हैं, फिजिकल शेप 1, इनके लिए हम बहुत खुश हैं, ठीक है। इनके परिवार में इनकी श्रीमती हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चों का नाम ये है, बच्चे ये कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वे बच्चे भी अच्छा करें लाइफ के अंदर। फिर मैं पूछता था उससे, हम खड़े होकर पूरा मैं पढ़ बिंदास पढ़ 10 मिनट, बंदा फ्लैशबैक में जाता था। फिर मैं बोलता था, मैंने कहा देखो फौज में 30 साल नौकरी करके जा रहे हो, 20 साल, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस रहे होंगे, कुछ खराब एक्सपीरियंस रहे होंगे, कोई अच्छा ऑफिसर मिला होगा, कोई खराब ऑफिसर मिला होगा, कोई अच्छा जेसीओ मिला होगा, कोई खराब जेसीओ मिला होगा, आपके साथियों से भी कभी अनबन हुई होगी। मैं कल आखिरी के जब 100 कदम लेगा गेट से बाहर जाएगा ना, किसी तरह का मलाल लेके नहीं जाना। जो आप बोल रहे हैं ना, लोग बाहर आके कहते हैं केस कर रहे हैं, जो चीज़ करनी है यहाँ कह के जाना। आप कोई शिकायत मुझसे भी है, मुंह पे बता के जाना। सब मेरे को आपकी शक्ल पसंद नहीं, आपके 4 काम करने के तरीके पसंद नहीं, मैं कोशिश करूँगा और यकीनन सुधार के दिखाऊंगा खुद को, मुंह पे बोल के जाना। बाहर ग्रज मत लेकर के जाना। तेरे को एक खराब सीओ मिला था, खराब कंपनी कमांडर मिला था, बाहर जाके कभी मत बोलना कि वो खराब था। जो भी था तेरे परिवार का हिस्सा था, तूने उसको टाइम पे बताया नहीं, ठीक किया नहीं। गाली भी देनी है, माइक है, बिंदास बोल, यहाँ पे गाली दे के जा किसी को भी, मैं देखूँगा, बट भड़ास आज निकलनी चाहिए यहाँ पे, है ना। और 3 पॉइंट मेरे को देके जाओगे यूनिट के अंदर बेहतरी के लिए कि भाई ट्रेनिंग ऑपरेशन और उसके लिहाज से 3 काम करने से और अच्छा आएगा। कुछ मैसेज जो लोग सामने बैठे और नहीं दिए ना, गेट से बाहर नहीं दूंगा, पेंशन के बाद में भी बिना पेंशन के यहाँ काम कराऊंगा यूनिट में। तो बोलते सही बड़ा मुश्किल काम है। मैं 3 पॉइंट चाहिए, नहीं तो 30 साल में सीखा क्या फौज में, अगर 3 पॉइंट भी बताने लायक नहीं हो तो रिटायर तो कर दूंगा फौज से, गेट के बाहर नहीं जान दूंगा, फ्री में काम कराऊंगा इधर। फिर घंटा के सब बताऊँगा, फिर बताता लोगों को। अब मैंने बोलो बंदा इमोशनल भी होता था, रो भी पड़ता था वहाँ पे। क्या सब पहली बार फौज में देखा है सैनिक से सीओ आई लव यू बोलता है, कहता है लव यू है, मैं भी भैया आई लव यू है भाई, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है, वाकई में प्यार करता हूँ तुम लोगों को। बोला ऐसा रहा है सब लाइफ में, और शायद करता भी कल जाने के बाद। बट ये भी देखा है कि इतने साल की सर्विस में ना, कि आज तक इतनी इज्जत नहीं मिली जहाँ स्टेज पर यहाँ बैठा हूँ सीओ के साथ चौड़ा होकर, और आप बोलो रिलैक्स होकर बैठ एकदम, और मेरे बारे में इतना बढ़ा गया। कहता है इतनी इज्जत आज तक मेरे को नहीं मिली फौज में कभी, ठीक है। और इस तरफ लास्ट दिन ऑफिस में भी आता, चाहे सफाई वाले गुरजी हो, मैं बैठ नहीं सब ठीक है। अरे भाई सरकारी चेयर जब बैठ नहीं सकता, इस चेयर का क्या फायदा। ना तो मैंने खरीदी, ना मैं दहेज में लेके आया था। बात करनी है बैठ के बता, पनिशमेंट भी देनी तो बैठ के बता दे, मैं तेरे को बैठे बैठे रगड़ दूंगा, ठीक है। बैठ के बात कर एक बारी,
ठीक है। और जनता उसके बाद में उसने बोला साहब कोई मन में वो नहीं है, साफ मन से जा रहा हूँ और भारी मन से जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि है ना वापस यूनिट में और रहता हूँ और करता हूँ काम, और कुछ समय गुजारूँ। हाँ। आप बताइए कितने लोगों ने ऐसा किया है ड्रिल में? आपने 30 साल की सर्विस में कितने देखे हैं जहाँ पे सैनिक स्कूल में स्टेज पे ऊपर बैठ करके और उसके बाद में ऐसा हुआ है? नहीं, या आखिरी दिन सिर्फ मिठाई समोसे पकौड़े, ओके जय हिंद, ध्यान रखना फोटो और ये छोटी ट्रॉफी है, याद रखना यूनिट को। एक छोटी सी ड्रिल होती है फेयरवेल पार्टी के नाम पर। तो मेरी ड्रिल नहीं होती थी, मेरा रूटीन होता था ये। जी, जो बात है खुल करके करूँगा और जब तक यहाँ से महसूस नहीं करता बिल्कुल नहीं करूँगा। रिफॉर्म लाना, आप ले आओ रिफॉर्म, इसमें भी 10 लोग गलती निकाल देंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ऑफिसर जैसी को मेंटेन डिस्टेंस है, कमांडर सामने खड़ा होगा, वे बाकी टोली सामने खड़ी होगी, यहाँ डिस्टेंस ठीक है। फौज कहती है पहली फाइल, मध्य फाइल और आखिरी फाइल, 1 कदम का फासला रखेंगे, ड्रिल के हिसाब से ठीक है। बट भैया बातचीत में, गेम पे खेल रहे हो, खाना खा रहे हैं, बड़े खाने में डांस कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए फ़र्क? सही भाई तो ये कहती है फौज, मैं तो भैया जवान की प्लेट में जाके साथ बैठ के खाना खाता, सब प्लेट। भाई प्लेट की कोई कमी नहीं, प्लेट बतेरी है, तेरी प्लेट में खाने देगा तो मैं खाऊंगा, तो सब इसमें खाओगे झूठा। अरे फौज में किसके बाप का झूठा? एक डल्लो में आप शेविंग भी करते हो, उसी में टॉयलेट भी करके आ रहे हो, उसी में कॉफ़ी भी ला रहे हो, उसी में पानी भी भर के पी रहे हो, उसी से नहा भी लेते हो, फिर भी वहम है आपको। साथ में खाना नहीं खा सकते, लड़ाई कैसे लड़ोगे आप? घंटा लड़ोगे? बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरे अपने हैं, आई डोंट नो, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ 200%, बट मेरा नज़रिया तो ऐसे ही रहा है, ठीक है सर। आपने भी काउंटर इंसर्जेंसी में, फील्ड में, पीस में, हर जगह नौकरी की हो। हाँ जी। आप ट्रांजिट कैंप को देखिए सर, कभी कभी हाँ हाँ, ट्रांजिट कैंप में कितनी नफरी रहती है, बहुत नफरी रहती है, यस। और कई बार रास्ता ब्लॉक हो जाता है। हाँ जी, ज़्यादा हो जाती है नफरी, दिक्कत बहुत आती है। दिक्कत बहुत आती है, इतनी नफरी रहती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, सोने के लिए भी जगह नहीं मिलती। और उनकी जो दिनचर्या है वो बस ऐसे गुजर जाती है। बिल्कुल सही है। तो क्या वहाँ पर ये मोटिवेशनल लेक्चर, उनकी ट्रेनिंग से संबंधित, फ्यूचर में सेटलमेंट से संबंधित, इस तरह की चीज़ें, फर्स्ट एड से संबंधित, क्या ये इस तरह के सिस्टम वहाँ पर नहीं चलाए जा सकते? देखिए चलाए जा सकते हैं, इसमें मैं अपना नज़रिया देता हूँ। ट्रांजिट कैंप में और वहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है, पढ़ने वाला भी मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, समय भी है, सब चीज़ वहीं। कहीं कुछ कहीं से आउटसोर्स नहीं करना है, कहीं कोई कुछ नहीं, उन्हीं को यूज करना है। तो यहाँ पर किसका फेलियर है या कोई फेलियर नहीं है? मैं बताता हूँ। देखिए ट्रांजिट कैंप में पहले क्या होता था, श्रीनगर में था जी, मैं बात कर रहा हूँ 1999 की। मतलब एक एसटीडी पीछे होता था और उसमें है ना 50 अफसर लाइन में लगे होते थे कि भैया हमारे को ना घर पे बात करनी है। धीरे धीरे लाइन सरकती रहती थी, सबको भैया सब 2 मिनट बात करनी है, तो आधे 1 घंटे में जाके आपकी बात आती थी करने के लिए, ठीक है। और रिसोर्स तो कुछ नहीं होता है, पढ़े इधर उधर ऐसे जैसे, बड़ा हम खुश थे। फिर उसके बाद दोबारा गया, मैंने देखा श्रीनगर ट्रांजिट के में बहुत ढांचा चेंज हो गया, टीवी लग गया, एसी लग गया करके। फिर मैंने कहा नहीं यार, स्वाद पहले वाले में ही था यार, उसमें मज़ा था। ये इतनी फैसिलिटी में मेरे को तो क्यों घुलना मिलना बहुत होता था सर। ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी कई बार ख़राब करती है, बट ये ट्रांजिट कैंप में जब आती है, बट बहुत प्रोग्रेस हुआ है पहले से। ट्रांजिट कैंप की जैसी हालत पहले थी वैसे नहीं है, स्टैंडर्ड्स एक्चुअली हैव गॉन वेरी डाउन। बीच बीच में ऐसी समस्या आती है, कभी लैंडस्लाइड होगी, ब्लॉक हो गया है ना, और ट्रांजिट कैंप में बहुत अच्छे से अकोमोडेट करते हैं, बट दिक्कत फिर भी है, आप जितनी भी कर लीजिए थोड़ी कमी पेशी तो रहती है सर। बट जहाँ तक ये बात रही कि वहाँ पे हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए करके, मैं उससे थोड़ा नज़रिया अलग रखता हूँ। मुझे लगता है जो आदमी छुट्टी जा रहा है, हाँ, वो बहुत खुशी में जा रहा है, भाई घर जाना है ना, वो बीच में कहीं फंस गया है, अब उसको ट्रेनिंग नहीं करानी चाहिए, उसको ना फ्री छोड़ देना चाहिए, एंटरटेनमेंट कराओ यार दबा के। जो छुट्टी से आ रहा है उससे दुखी आदमी कोई नहीं है कि यार वापस उधर जाना है, उसकी भी ट्रेनिंग नहीं करानी चाहिए, आते जाते समय उसको भी मजे कराने चाहिए, है ना। मेरा सर फौज की वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, खिलाओ, रौनक लगाओ लाइफ में। मेरा सर फौज की ट्रेनिंग से मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि उनको कुछ इस तरीके से मोटिवेशनल, उनके फ्यूचर सेटिंग के लिए। उसमें भी इतना रिसेप्टिव नहीं होता। जो आदमी रिटायरमेंट जा रहा है ना, वो ध्यान से सुनेगा बात जी, बट जिन्हें छुट्टी जाना है, आप उसको बताओ ना सेविंग्स कैसे करनी, उसका दिल तो वहीं पर है। वो बोले यार घर जाना है, यहाँ बता रहे सेविंग, अरे छोड़ो यार सेविंग नहीं करनी, उसका फोकस ही नहीं है वैसे, है ना। और ट्रांजिट का मतलब ये है कि चलता आदमी फिरता आदमी, है ना, जो जा रहा है रास्ते में कहीं, चलते फिरते आदमी को इतना फोकस कभी नहीं बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन। मैं छुट्टी में जा रहा हूँ, मेरे बस ये लग रहा है बस घर का दिखे यार, बस स्टैंड आ गया है ना, रेलवे स्टेशन आ गया, बस घर नजर, ध्यान उधर ही, घर नजर आना चाहिए। और जो छुट्टी से आ रहा है वो कह रहा है यार साला जाती फिर उस पहाड़ी पे चढ़ना है, ठीक है, उसमें आप कोई भी ज्ञान बांटने की कोशिश करो, कामयाब नहीं है। उधर सीएचएम इंतजार कर रहा होगा, वो आ रहा है। से आप खुद कह रहे हैं कि ट्रांजिट में दिक्कत बहुत आती है, जब दिक्कत आती है तो उस दिक्कत से बाहर रखने मन हल्का फुल्का रखना चाहिए, दबा करके कि भैया जितने भी आ रहे हैं खड़े हो जाओ इधर,
जीशु साहब इधर और बड़ी जवान इधर, आ जाओ भैया तुम्हारा वॉलीबॉल का मैच होगा, आधे जीशु साहब इधर आधे इधर, धुआं उठा के रखो, चीखना चिल्लाना, ये तेरी गदर मचा रखा है, दबाई कबड्डी कुश्ती लगा दो रौनक, बिल्कुल एंगेज रखो कंस्ट्रक्टिवली, जनता खुल मिल के पार्टिसिपेट करेगी, उनको पता ही नहीं लगेगा, वो रिपोर्ट भी नहीं करेंगे कि दुख तकलीफ है, कबड्डी खेल गए पसंद, बोला भाई बहुत टाइम बाद कबड्डी खेली, आज भाई वॉलीबॉल मजा आ गया, बैठेंगे अच्छे से खाना खाएंगे, है ना। अब फोकस दोगे, उनका ध्यान भी लेक्चर हट दोगे ना जाएगा कि भैया सेविंग्स कैसे करनी चाहिए, पोस्ट रिटायरमेंट वगैरह क्या है, बोले दाल पतली है, आधे खुश है, भाई कुछ भी दे दो खाने में मजा आ गया। तो ट्रांजिट में कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग का मैं बिल्कुल नहीं, मगर मैं होता उसी ट्रांजिट का बिल्कुल नहीं करता। मैं देखता कि पानी टाइम पे मिलना चाहिए, सोने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, कोई आदमी नीचे ना सोए, आने के लिए और जाने के लिए उसको टाइम पे गाड़ी मिल जानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब अच्छा होना चाहिए उनका रहना खाना पीना, किस तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए जवान को, और मिलना चाहिए। एक तो मौका मिलता है ट्रांजिट कैंप में, कितने लोग आते जाते बात करें, भाई कहाँ रहने वाला है भाई तू, नए दोस्त बनाओ, दूसरी यूनिट के 4 लोगों से मिलो कि यार हमारी यूनिट में ड्रिल अच्छी चल रही है, अपनी यूनिट में जाके बताओ कि साहब एक बंदा मिला था उनकी यूनिट में ये चीज़ बड़ी सही हो रही है, हमें भी करनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, इनफॉर्मल माहौल रखो, है ना, बट ट्रेनिंग और ज्ञानवर्धक कोई बात नहीं करनी चाहिए, है ना। नहीं सीरियसली कह रहा हूँ, पूछ के देखो लोग यही बताएंगे आपको। दूसरा सर, सेना के अंदर 2.5 से 3% ऑफिसर्स हैं, हाँ जी, और 97% जेसीओ और जवान है। आप जेसीओ और जवान के रोल को किस तरीके से देखते हो? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑफिसर का, जेसीओ का, जवान का। देखिए जवान है ना, तो आवाम है, पब्लिक है, वो तो इतनी ज़्यादा परसेंट है सर। कश्मीर में पहले होता था, है ना, जवान और आवाम। 2010 के अंदर, है ना, हम लोगों ने वहाँ पे डिसाइड किया था कि इसको ऐसे नहीं, हमने पहले आवाम को पहले लेके आए, जवान को पीछे कर दिया गया, आवाम और जवान लोगों को लगना चाहिए कि भाई हमें पहले प्लेस किया फौज, यानी फैक्ट भी है, ठीक है। तो उसमें भी देख लीजिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ अपना जवान की है, हम लोग फौज के फौजी लोग, और बाकी उसका पब्लिक है। घर में भी ऐसे ही है, फादर एक है 1%, बट उसके बाद मम्मी और भी बाकी घर के लोग हैं, बच्चे अगर भी किसी के 4, पुराने टाइम में तो 10-10, 11-11 बच्चे होते थे, प्रोपोर्शन वैसे ही बैठता था, भाई जवान इतने % और 1% फादर ऊपर, है ना, हेड इज़ ऑलवेज वन, बट ज़्यादा डिसीजन वो लेते हैं मुख्य, उनका रोल अलग टाइप से है, बच्चों का रोल अलग है। मैं कहता हूँ एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत लोगों को देखता हूँ जहाँ पे ना लोग कहते हैं कि जवान के अगेंस्ट ऑफिसर ने ये कर दिया, कोई कहता है ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट ये कर दिया। किसी तरह की कोई भी बात, कोई भी चीज़, एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेके किसी एक हादसे को, किसी एक इंसिडेंट को लेकर के ये इस तरह की बातें करना बड़ा गलत है, जो किसी तरह की दरार डालती है, कोई घर में डालती है। भाई घर में माँ बाप बच्चों को यही सिखाते हैं, बेटा तुम उससे बड़े हो, ऐसे मत करो, बेटा तुम्हारे बड़े हैं, बेटा तुम उनकी इज्जत करो। अब घर पे तो यही सिखाया हमारे को, फौज में क्या अलग सिखाया, फौज में ही सिखाया कि भाई जूनियर है उसको लुक आफ्टर करो, जूनियर की ड्यूटी है कि भाई आपके सीनियर है आप उनकी इज्जत करो, बट फ्री में कुछ नहीं है। आपको फैसिलिटी जूनियर को भी तभी मिलेगी भैया जब आप काम अच्छा करेंगे, सीनियर को भी इज्जत तभी लागू है भैया जब वो काम ठीक कर रहा है। तो सबके अपने दायरे बटे हुए, हर एक चीज़ कमानी पड़ेगी और सबको ऑथराइज है, लागू है। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी कर दी ओवर पीरियड टाइम कि पहले इसका राशन के लिए था कि समझदार आदमी बोल रहे सबका बराबर होना चाहिए, दौड़ना भागना आप सेम कर रहे हो, खाना पीना सेम होना चाहिए, कर दिया अच्छी बात है, ये रिफॉर्म अच्छा है जी, इस तरह की रिफॉर्म होनी चाहिए, है ना। आप यूएन में जाते हैं वहाँ पे सेम राशन होता है सभी के लिए, किसी ने सीखा वहाँ से इम्प्लीमेंट कर दिया, बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छा रिफॉर्म है। कोई भी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जो हमारे को, भाई फौज को यही चीज़ किसी भी अलग डिपार्टमेंट से अलग बनाती है कि हमारे में मजबूती है, हम लोग एक साथ हैं तो सब कुछ हैं, और एक साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, फिर तो हम आपस में बहुत एक दूसरे को शॉर्ट आउट करें, दुश्मनों की जरूरत ही नहीं हमारे को। तो कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कोई इस तरह काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई भी हमारे बीच में फूट डाले या किसी तरह की वो बोले रैंक को लेकर के उसको लेके। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, रैंक आती है बाद में जी। मेरे फादर ने तो यही शिकायत था मुझे कि भैया जेसीओ साहब हों चाहे भैया हवलदार गुरुजी हों, उम्र में आज तो 21 साल का है तो अंदर जा रहा है 22 साल का है, भाई आपसे भैया वो उम्र में हवलदार ज़रूर होंगे, बट उनकी 22 साल की नौकरी है, ठीक है, उनके बच्चे की उम्र में तेरी जितनी होगी। अब वो बुजुर्ग आदमी हाथ यहाँ से उठा के लेके जाता है और बोलता है जय हिंद साहब, उसमें जोर लगता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गई जब मेरे फादर ने मुझे बताया कि हवलदार ज़रूर हैं, ठीक है, काम में भी हो सकता है ट्रेनिंग में मजबूत हो सकता है ऑपरेशन में मजबूत हो या एडम में मजबूत हो, हर एक का अपना अपना फोटे होता है कि किस महकमे में ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि किसी में कम किसी में ज़्यादा। बट वो इतने बुजुर्ग आदमी हवलदार है सो व्हाट, बट हाथ इतने ऊपर लेके गए जय हिंद बोला है तो उसमें जोर लगता है, वो मुझे समझ में आया। तो उम्र पहले रैंक बाद में जी, ठीक है। अगर ऐसा भी रहा मेरे साथ में रैंक में आदमी ज़रूर सीनियर रहा है, बट मुझे लगा कि बात सही नहीं है तो मैंने पक्का बोला मैं सर ये गलत है, बात करेंगे इसमें, ये नहीं होना चाहिए। सो इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए, रैंक का कोई लेना देना नहीं, हम सारे सिपाही हैं, चाहे वो जनरल साहब हो चाहे जवान हो,
फर्स्ट वी आर सोल्जर्स। सोल्जर अच्छा सोल्जर यानी यूनिफॉर्म से यहाँ से बनता है। सर। काम आपका मजबूत होना चाहिए। हमें सिखाया गया बड़ा खाना साथ में करना चाहिए, ट्रेनिंग हम साथ में करते हैं। आपने बात करी रोल की। मेरे पास में कोई यंग ऑफिसर आता था, मैं जवानों को बताता था, मैं बेटा आप लोगों की ड्यूटी है, नया साहब आया है, रगड़ दो अच्छे से। जब दौड़ने जाते हो सब फिजिकल में मैंने देखा कमज़ोर है, इसको आगे रखो साथ में। 1 महीने के अंदर मेरे को एक्सीलेंट में चाहिए, जो चीज़ अकेडमी में नहीं हो पाई वो आप करके दिखाओगे। साहब को भी बताता था मैं इज्जत फ्री में नहीं मिलेगी, कमानी पड़ेगी। तेरे बंदे अगर तेरे से पहले आगे ना, रगड़ दूंगा तेरे को मैं, अगर नेता बनने का शौक है ना, लीडर बनने का, तो इनसे पहले आगे दिखा देना, तो लीड करके फायरिंग से बढ़िया मार देना। सिर्फ मेरे रैंक लगे, सलूट पड़ेगी, मैं तेरे हो सकता है छाती में मुक्का लग जाए, अर्न इट। तो करता था, दोनों महकमे काम करते। बोला साहब चिंता मत करो, साहब को हम फिट करेंगे, कर दो, तुम्हारा कंपनी कमांडर बनने वाला है आने वाले टाइम में, और मैं तू कमा ले, यही मौका है। जैसे जूनियर आता है उसको मैं सिखाता हूँ, मैं तू जाएगा तेरा एक बड़ी प्लेयर बनेगा। वो सबसे बढ़िया आदमी है आपको सिखाने के लिए। ऑफिसर से उतना नहीं सीखोगे, बट एक जवान आता है, कंसेप्ट है फौज के अंदर बड्डी प्लेयर। जब एक ऑफिसर आया तो उसका बड्डी बना। अब लोग इसके बारे में बोलते हैं बड्डी से ये काम कराते हैं वो कराते हैं। भाई आपके चॉइस मत करो ना, अगर आपको गलत चीज़ लग रही है आप जाके अहदेदार को बता सकते हैं सर ये काम गलत है ना, और इसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप सुन लो, बता दो, आपकी बात सुनी जाएगी। सर ये करने की बजाय मेरा कंसेप्ट जो मैंने फॉलो किया, जो मुझे सिखाया गया मेरी पलटन में, और जो मैंने सीखा है वो ये है कि ऑफिसर आया तो आपका एक बड्डी है जी। बड्डी की ड्यूटी है कि भैया आपकी यूनिफॉर्म टाइट, बिल्कुल कड़क जैसे होनी चाहिए वैसे आपको टाइम पे मिल जाए यूनिफॉर्म, है ना। आपकी बेसिक काम में मदद करना। मेरा बड्डी, अब मैं जब पीछे देखता हूँ मेरे बड्डी ने क्या किया, मेरे बड्डी ने मेरे को भैया बोला कि साहब मैं आपको भाषा सिखाता हूँ। मैं रोज डायरी लिख के बैठता, मैं इसको कैसे बोलेंगे कि इधर आना, तो बोलता है सब एतानोस, मैं काम जल्दी करना है, बोला सब ये चीटो करना उसमें। अच्छा ओके, मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो बोला सब यो धेरे अफ्तारो चाह मौके अफ्तारो, मैं इसको कैसे बोलेंगे। एक एक लाइन लिखता था, एक एक वो बताता था, सिग्नल सेट को ढंग से कैसे हैंडल करना है, कोड वर्ड ये वो, कॉल साइन क्या है। तो एक पत्थर के पीछे बैठता था सिग्नल वाला एनसी, और एक मैं यहाँ बैठता था, तो पूरा मेरे को बताया साहब ऐसे नहीं बोलना, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। मैं अच्छा सीएचएम ने बताया हुक्म कैसे देना है, बोला साहब ऊपर से हुक्म आ गया 5 मिनट में चाहिए, 5 मिनट में नहीं होता। मैं दिखाऊँ कैसे, तो बोला साहब अभी देखो हुक्म आया है, अब मेरे साथ चलो, देखो कोर्ट में जाएंगे, इतना टाइम लगा। कोर्ट में सब हथियार लेकर के आए, ठीक है, साफ सफाई करी, रजिस्टर में एंट्री करी, फिर यूनिफॉर्म पहननी है, फिर उधर फॉलो होना। बोला सब 40 मिनट लग गए। साहब ने क्या बोला था 5 मिनट। मैंने क्या बोला साहब 5 मिनट तो नहीं हो पाएगा, आधा घंटा तो लगेगा जी। करते करते 40 मिनट हो गए। तो हुक्म जब पास करते हैं सब पहले ही पास करना चाहिए, आधे घंटे में ये होना चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल रहेगा, लोग आपकी ज़्यादा इज्जत करेंगे। बात मेरी समझ में आ गई। जैसे को बोलता 5 मिनट में, 5 मिनट में नहीं होगा भैया, टाइम लगेगा इसके अंदर, जादूगर नहीं है यूँ मारा और हो गया शंकर सम्राट, ठीक है, इट टेक टाइम। तो काम सीखा। सीएचएम है भैया, सीक्यू है, ड्यूटी कैसे बांट करता है, उसने बोला सब देखना पड़ता है ड्यूटी बांट करते समय कि भैया ड्यूटी बांट करते हो तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है, कल कोई ये ना बोले कि नेपाल का है तो इसने लोगों को ड्यूटी ऐसे दे दी, ये अपनी साइड के बंदे इसने ड्यूटी ऐसे दे दी। आज अगर इसकी 8 से 10 ड्यूटी लगी है तो कल इसकी 10 से 12 होनी चाहिए, फिर 12 से 2, 2 से 4। जो ड्यूटी का पारा है सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ये मैंने सीखा मेरे बडी से। एवरीथिंग ही टॉट मी, जो किताब में नहीं लिखा हुआ, जो अकेडमी में नहीं सीखा, वो ग्राउंड पे मेरे बडी ने मुझे सिखा दिया जी कि साहब ऐसे होना चाहिए। मैं डांस कैसे करते हैं इसमें, अपने जो ट्रुप करते हैं, बोल सब ऐसे ऐसे करते हैं। मैं ओके सीखा, बोल सब ऐसे ऐसे। मैं चला जा म्यूजिक लगा के रूम में सिखा रहा है। बडी इकलौता बंदा है जो आपको कभी असेस नहीं करता, जज नहीं करता। सीनियर को 2 मिनट बोलेगा ब्लडी यू डोंट नो दिस, तुम्हें आता नहीं है, वो कहते साहब अब सीख जाओगे, कोई बात नहीं। मेरे बच्चे को मेरे से ज़्यादा मेरे बडी ने सिखाया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। बाकी आपके ऊपर है, आप बडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप क्या वैल्यूज इनकलकेट करते हैं जी। मैं चाहे कंपनी कमांडर था, चाहे नई जगह गया, चाहे मैं कमांड में सीओ बन के गया, पहले दिन पहुंचा, मेरी वाइफ ने खाना बनाया, जो बडीज थे मैं बैठो, ठीक है, खाना मैंने सर्व किया। मैंने मेरी ड्यूटी बनती है आप हमेशा मुझे सर्व करोगे। बेटे को सिखाया कि भैया को बैठ के खाना खिलाओ। जो लंगर से खाना आता था वो मेरा बेटा खा लेता था। कैसा भी लंगर का खाना खा रहा है, क्यों तू नहीं खाता, मैं नहीं खा सकता, तो ये भी खा सकता है, खाएगा। और मैं तू बैठो सब, मैं तेरा खाना खा गया, मैं समझता हूँ तेरा खाना घर पे बनेगा, लंगर वाला खाना इसको दे दे। तो उसने सीखा कि भैया को लुक आफ्टर करना मेरी ड्यूटी है, ठीक है। और वो परिवार के हिस्से के तौर पे रहा। जाते समय वो भी बहुत रोया, हम भी बहुत रोए, कैसा मुझे साथ जाना, मैं फौज ऐसे नहीं चलती है ना, टच में तो हमेशा रहेंगे, बट परिवार कैसा है। बड्डी का मतलब ये है कि है ना आपके साथ में रहे 24 घंटे। बट बड्डी को लूजली है ना, जस्ट कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ कमेंट के लिए है ना, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है। फौज में ऐसा नहीं, हर आदमी ऐसे ही करता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, सब जगह पर है। मैं अपनी बता सकता हूँ, मैंने बड्डी का मुझे का मतलब समझ में आता है। बाकी लोग है ना करते हैं, तो करने वाला भी कमज़ोर है कि भैया गलत वैल्यूज़ अपना कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। और जो ग्राउंड पे कर रहा है काम है ना, वो भी बाहर आके बोलूँगा तब तक वेट करूँगा, वो भी गलत है। भाई आपको भी अपनी सुविधा दिख रही है, आप चुपचाप रिपोर्ट तो कर रहे हो, बट आप जहाँ रिपोर्ट करनी चाहिए ग्राउंड पे आप वहाँ क्यों नहीं कर रहे, समय पे चीज़ गलत है।
सही समय पे सही चीज़ की रिपोर्ट कर दीजिए, एक चैनल बना हुआ है, जी आपकी सुनवाई हो जाएगी। बट मीडिया में आके करूँगा उसको करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है सब चीज़ों का। सर। अपने लिए स्टैंड सही टाइम पे सही जगह ले लीजिए आप, है ना। जीसू साहब बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है उम्र के लिहाज से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। सर जूनियर कमीशन ऑफिसर एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, जो जवान से आया, जो 1600 मीटर की दौड़ तैर करके आया और करते करते एक ओहदे पे पहुंचे जूनियर कमीशन ऑफिसर। उसमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी कमीशन भी लिया, जी, इट गॉन थ्रू दिस साइकिल, सर। ऑफिसर के तौर पे भी है, उन्होंने ऑनररी रैंक भी लिया, यू नो। एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट कड़ी है जो जवान और ऑफिसर के बीच का लिंक है। सर जीसू साहब अगर मजबूत है तो जवान की सही बात ऑफिसर तक पहुंचाएगा, साहब ये जवान के हक में है, हमें इस चीज़ को ऐसे देखना चाहिए और ये हुक्म ऐसे लागू करना चाहिए। कोई चीज़ें ऑफिसर को गाइड करेगा। मुझे बताते थे हमारे जीसू साहब थे, क्या मजबूत सूबेदार मेजर थे सर। भरत राणा साहब, आज की तारीख में भी हैं। एक बार देख लेते किसी बोलते टुके, बोलते जुप करके पूरी बटालियन से आती थी, बोला भरत राणा साहब ने बोला है, बोल दिया तो हो गया। सीओ भी सलाह लेता था, क्या लगता है भरत साहब कैसे करना चाहिए? साहब करना चाहिए। कोई चीज़ एडजुटेंट ने मुझे बता दे, साहब आकर के सब ये चीज़ हमने इस तो हेरनो पहुँचा, जवान को लगी ठीक है ना, हजूर ले यो बनी हेरनो पहुँचा, यो बनी हेरनो पहुँचा, ये जवान के हक में है, ये चीज़ ऐसे साहब, इसको ऐसे सोच के देखो आप और ऐसे पास करके देखो, आपको अलग मजा आएगा। वाह साहब गुड, अभी करता हूँ मैं, रुको आप। कुछ चीज़ होती तो आगे बता दे, साहब ये आपने आज ग्राउंड पे किया ना, पूरा बटालियन को रगड़ दिया एक छोटी चीज़ के लिए, सुबह से रात हो गई, जैसों को भी नहीं छोड़ा, सबको रेत में रगड़ रहे सुबह से, कि एक आदमी ने शॉर्टकट मारा, जब तक वो आदमी ऑन अप नहीं करेगा पूरी बटालियन को रगड़ दूंगा। लड़ाई के लिए तैयार खड़े हुए, एक आदमी ने आज शॉर्टकट लिया, कर लेगा, मंजूर नहीं। सीओ ने बोला बुलाओ साहब को, मैं नहीं आ रहा, जब तक वो आदमी बाहर नहीं आएगा पूरी बटालियन को रगड़ता रहूँगा। बोला उन्होंने, बोला साहब बढ़िया करा हमने आज, ऐसा होना चाहिए एडजुटेंट, गुड डिसीजन। मैं गुड यार, एक बुजुर्ग आदमी 40 साल की सर्विस वाला एक्सपीरियंस बोल के जा रहा है, शाबाश अब अच्छा कर रहे हो, तो हौसला बहुत बढ़ता है, इतना मजबूत रैंक है। लेकिन अगर कोई सोचे सूबेदार मेजर का सिर्फ इतना ही रोल है, सीओ आएगा सुबह सलूट मारूंगा, गाड़ी खोलूंगा, जाते समय फिर खड़ा हो जाऊंगा, सीओ साहब ने ये बोला है, सीओ साहब का पर्सनल काम ये, देन इज नॉट डूइंग सूबेदार मेजर। क्लियर होना चाहिए, सूबेदार मेजर बटालियन का है, सीओ का नहीं है। 2IC है, बटालियन का है, सीओ का नहीं है। जे एडजुटेंट है, जे है, बटालियन का है, सीओ का नहीं है। बट उसके लिए मजबूत सोच चाहिए, कंधे में जान चाहिए, पिछवाड़ा भी मजबूत चाहिए जी। अगर डिसीजन ले सकते हो तो टकाटक चलेगी फौज, बट ले सकते हो क्या? आस्क योरसेल्फ योर क्वेश्चन, आप खुद पूछ लीजिए अपने मन में। कंप्लेन कर देता हर आदमी अपनी सहूलियत से, ऑफिसर भी कर देता है, जीसू भी कर देता है, जवान भी कर देता है। कंप्लेन करने की बजाय मेरा सवाल है आपने क्या किया, आप उस पोजीशन में, आप मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा कितनी बार नो बोला, कहाँ क्या किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जीसू साहब जी, उनको पता है कि हुक्म देने से लेकर के और आगे तक क्या होगा, इतनी सर्विस में देखा है, वो तजर्बा है उनके पास। तो सही एडवाइस देनी चाहिए जो नया ऑफिसर आता है उसको, साहब ये चीज़ ऐसे कीजिए, ये आपसे गलत हो रहा है, आप इसको दोबारा सोचिए, ये अच्छा काम है साहब, बहुत बढ़िया जीसू का काम है। बट सिर्फ हर जगह सोचो कि तंबू लगा देता हूँ मेरी नौकरी होगी, गलत बात है, वो ड्यूटी लेनी पड़ेगी। ऑफिसर है, ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सोचिए इकलौता ऐसा प्राणी है, अब मेरी सर्विस 24 साल की थी, बट जो 30 साल की सर्विस वाले हैं, मैं 24 साल का खुद और 25 साल की सर्विस वाले जीसू साहब खड़े हैं कि साहब रिटायरमेंट जा रहा हूँ। बच्चे का थोड़ा सा एडमिशन का ये है, कहाँ कराना चाहिए भाई, मुझसे उम्र में और रैंक में मैं सीनियर हूँ, बट वो उम्र में तजर्बे मुझसे बहुत सीनियर है जी। बट मेरी फादर की एज का एक आदमी मुझसे पूछ रहा है मेरे बच्चों के लिए मुझे फ्यूचर में आप क्या कहते हो, क्यों उनको मालूम है कि ये पढ़ा लिखा है भैया, बाहर से आया है, देख के बीटेक होता है, ये होता है, कुछ गाइड करेगा। तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपना होमवर्क अच्छे से करूँ, साहब आप बैठिए सर, है ना, बच्चे कहाँ कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो बताना चाहिए कि सब बच्चों को देखो, आपके बच्चे का अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये चीज़ कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर ये है वो है, गाइड करना चाहिए। जीसू साहब को भी, अंशों को, उम्र से कुछ नहीं है, बट आपके जिससे का एक्सपीरियंस और नॉलेज है आप प्लीज़ बताइए। आप FD में कर रहे हो, SIP में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, तो कंपनी सैनिक स्कूल में बैठो, बताओ जवानों को। बिल्कुल सर। रिटायरमेंट तक का वेट क्यों कर रहे हो आप, कि जब तक रिटायरमेंट जाएगा तब बताऊंगा, तब तो सिविल से बतेरे लोग आ जाएंगे कि ये स्कीम में लगाते हैं, लूटने वाले पहुंच, वही बता रहा हूँ ना, वो बतेरे लोग आ जाएंगे ज्ञान देने के लिए। आप सही टाइम पे बताइए उसको कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप सेविंग करते हैं, देखिए मैं भी करता हूँ, मैंने इतना किया, मुझे इतना फ़ायदा हुआ, ये स्कीम ऐसे आप ले लो ना, फाइनेंशियल लेक्चर जी। ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सोशल मीडिया से लेकर के बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं, एक ऐसे होना चाहिए माहौल। जवान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, जवान है तो बटालियन है, जीसू साहब हैं तो बटालियन है, ऑफिसर है तो बटालियन है जी। तो तीनों मिलकर के काम ऐसे करेंगे तो बटालियन बहुत मजबूत है। रेजिमेंट जो भी हो, यूनिट जो भी हो, है ना, हर इंसान से बनती है, सिपाही से बनती है, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर से लेकर जवान सारे आते हैं, सबका इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक रैंक को बोल दे ये रैंक काम कर रही है, गलत स्टेटमेंट है। हर एक आदमी का काम है, आपको लिखना है, पढ़ना है, डिसीजन लेने हैं, कहीं प्रेजेंटेशन भी देनी होती है, ट्रेनिंग भी करनी है। एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है।
और फौज को बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है। एक ही बटालियन के अंदर देखिए आप कितने खूबसूरत तरीके से है, आपको सरदार भी मिलेगा, मद्रासी भी मिलेगा, बंगाली भी मिलेगा, आपको 15 वैरायटी तो अफसर की मिल रही है, सारे मिल जाएंगे। ठीक है। अब वो पंजाबी हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, जाट हो, जो भी हो, अगर आ गया भाई नेपाली पलटन नेपाली बोलेगा, राजस्थानी जाट पलटन में गया तो भैया वही भाषा सीखेगा, सर है मद्रासी एक्सेंट में बोलेगा, लेकिन भैया बोल लेगा भैया जाट पलटन जाट साहब कहाँ जा रहा है, जो बोलना बोल ले भाई, लेकिन तुझे सीखनी पड़ेगी भाषा। जी, हम एक खाना खाते हैं, एक राष्ट्रीय गान गाते हैं, एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो सोच में इतना फर्क क्यों है हमारे? सही बात नहीं होना चाहिए भाई। जनगण मन एक लाइव एग्जाम्पल है। आप भैया बंगाली हो, मद्रासी हो, भैया जाट हो, सरदार हो, आप ट्यून बजा दो, हर आदमी के बाल खड़े होंगे, हर आदमी छाती बाहर ऐसे निकाल लेगा और ऐसे खड़ा हो गर्दन करके, सबको समझ में आती है वो ट्यून। तो जब एक 56 सेकंड की ट्यून समझ में आती है तो फौज में इतनी पॉलिसीज, इतने हुक्म है, आपको समझ में नहीं आता। डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए रैंक को लेकर के, ओहदे को लेकर के। तभी बोलता हूँ मैं, आई डोंट टेक प्राइड को बोलता है सर आप ये थे यार, आई एम हैप्पी है ना बीइंग एड्रेस्ड एज ए सोल्जर। मेरे को कोई स्वैग नहीं है कि मैं कंपनी कमांडर हूँ, कर्नल हूँ, मेजर हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। काबिलियत के आधार पे बात करो, मजबूत है तो सिपाही भी मजबूत है, कमज़ोर है तो फिर जनरल भी कमज़ोर ही है। काबिलियत के आधार पे बात करनी है, रैंक का कोई लेना देना नहीं। इट इज़ नॉट द रैंक दैट ऑनर्स ए पर्सन, है ना, इट इज़ द पर्सन हु ऑनर्स ए रैंक। लोगों से यूनिट बनती है, यूनिट से लोग नहीं बनते। कोई भी यूनिट अच्छी बुरी तब होगी जब उसके ऑफिसर जिसो जवान कमज़ोर होंगे, जी, है ना, तब वो कमज़ोर होगी। और यूनिट अच्छी तब बनेगी जब सारे रैंक मिल करके मजबूती से काम करेंगे। और कोई मुश्किल काम नहीं है, दुनिया भर की यूनिटें हैं जो अच्छा कर रही हैं, और कुछ कुछ हमें एक्सेप्शनल केस है ना गलत भी सुनने में आ जाते हैं, बट उसके आधार पे हमारे को राय नहीं तय करनी चाहिए। जी जी जी, फौज तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी रहेगी, लोग कमज़ोर है, अच्छे हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात सर, बड़ी बेबाकी से आपने अपने विचार रखे। हाँ, किसी को अच्छे लगे बुरे लगे, बट मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, बहुत अच्छे सर, और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा ही होना भी चाहिए। एक्चुअली दिमाग थोड़ा कम दिया भगवान ने ना, तो ये इस्तेमाल करता हूँ, जो यहाँ से फील होता है बोल देता हूँ। जी, जो दिल से आवाज़ निकलती है वो हमेशा फायदे की होती है। नहीं, फायदा नुकसान भी नहीं बोलूँगा, बट दिल की आवाज़ हमेशा दिल तक पहुँचती जरूर चाहिए, है ना। दूसरा एक और टॉपिक है, मैं उसके ऊपर आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। हाँ जी, आजकल 2-3 सिविल में बड़े इंपॉर्टेंट कोर्ट केस चल रहे हैं। एक तो NFU का केस चल रहा है, हाँ जी, जो आई थिंक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आर्मी अफसर्स को छोड़ के बाकी सबके लिए शायद हो चुका है। नहीं, मैं सही बताऊँ तो मेरी इसमें कोई जानकारी नहीं, 0 पैसे। करंट अफेयर्स में पढ़ता नहीं, मैं खुद भी इसमें इफेक्टेड हूँ नहीं, मुझे वो भी नहीं पता। हाँ, जितना आ रहा है बहुत अच्छा है, बढ़िया है। NFU का मुद्दा है नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जो IAS IPS को मिलता है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी शायद मिलना शुरू हो गया, उन्होंने भी केस लड़ा है, हमारा भी डिफेंस का भी चल रहा है। दूसरा एक MSP का केस चल रहा है, मिलिट्री सर्विस पे का। इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है सर? कोई राय नहीं है, अगर आप पूछें, सही बता रहा हूँ जी, ठीक है, कोई भी राय नहीं है। देयर इज सिस्टम इन प्लेस, है ना। मेरी तनख्वाह है, मैंने आज तक वो भी कैलकुलेट नहीं करी, पेंशन सही आ रही है नहीं आ रही, जितनी आ रही है ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। जो भी इसमें डिसीजन आएगा, देयर इज अ प्रोसीजर, लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन दिस। अच्छा बुरा जो भी आएगा, जब आएगा देखेंगे तब, बट मेरी कोई राय नहीं है। जब कोर्ट डिसाइड करेगा, जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सब कोर्ट में अगर केस गया है तो मेरी राय है ना मायने नहीं रखती। दोनों पक्ष, मैंने आपको बोला ना, मैंने अपना काम जब मेरे पास था मैंने कर दिया जी सर। अब जब कोर्ट में केस गया, दो तरफ से पक्ष आएंगे, अच्छा बुरा जो निकल के आ जाएगा। बिकॉज मुझे लगता है ना, मेरे से और बहुत सारे काम है, या तो मेरी ओपिनियन से है ना डिसीजन चेंज हो जाए तो मैं अभी दे दूँ ओपिनियन, वो होगा नहीं होगा। बट मेरे पास में बच्चे आते हैं, मुझे लगता है इतनी एनर्जी में उन पर लगा दो ना, तो शाम तक एक बंदा तो खड़ा कर ही दूंगा। करेक्ट सर। सो इसमें मैं मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं लाइफ में हर एक चीज़ पे ना राय हो सर। मैं हर एक चीज़ पे फोकस करता भी नहीं, अपनी एनर्जी और फोकस किधर लगानी है, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। 2 मुद्दे हैं कंट्रोवर्शियल हैं, कोई अच्छा बताते हैं, कोई ख़राब बताता है, इसमें कमी भी ढूंढ लेंगे लोग, फ़ायदा भी ढूंढ लेंगे, हर एक के अपने तर्क वितर्क भी होंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। 2 केस हैं, कोर्ट में चले गए, सही जगह पहुँचे हुए हैं, दोनों पार्टियाँ अपना काम कर लेंगी, क्या निकल के आता है ना, इट्स ओके, वो इम्प्लीमेंट हो जाए, वो इम्प्लीमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा जैसा भी है, बट रीजंस नहीं ढूंढूंगा उसमें, बिकॉज है ना अभी है मेरे पास बहुत काम है, काम करने के लिए बच्चों में, तो इतनी सारी हैं, इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है मुझे जी। तो साथियों, अभी आपने सुना कर्नल राजीव भरवन जी को, उन्होंने बेबाकी से किस तरीके से अपने विचार आपके सामने रखे, और एक ही चीज़ निकल के सामने आई कि वो अपना दिमाग कम और दिल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ दिल इस्तेमाल होता है तो वो कहीं ना कहीं अपनत्व की भावना होती है, और उसमें अगर वो दिल से इस तरीके से बात करते हैं तो उसी का ये जीता जागता उदाहरण है कि आज वो
युवाओं को लेकर कितने सक्रिय हैं, किस तरीके से उनको उठा के ऊपर ले जाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने पर्सनली उनके साथ जब डिस्कस किया तो ऐसे मुद्दे निकल के आए हैं जिन पर शायद मैं अलग से अपनी एक स्पेशल राय रखूँगा। किसी दिन ज़रूर उस चीज़ को भी सामने लेके आऊँगा जो वाकई मेरे दिल को छू गई, और वो समाज से जुड़ी हुई है, युवाओं से जुड़ी हुई है, देशवासियों से जुड़ी हुई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी, आपका अपना बहुत शुक्रिया। बहुमूल्य समय दिया और अपनी इतनी बेबाकी से जो विचार रखे उसके लिए तहे दिल से सल्यूट सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।